हमारे माइंड और बॉडी काफ़ी डीपली कनेक्टेड है। इसी वजह से माइंड और बॉडी एक दूसरे को बहुत बड़े वे में इन्फ्लुएंस करते हैं, जहाँ पे माइंड के थ्रू बॉडी में प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और इस वेबिनार में जो अभी आप देखने वाले हो, मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है जो आपको बहुत डीप लेवल पे हेल्प कर सकती है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मैंने काफ़ी सारा रिसर्च भी किया है और इसी वजह से अगर आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है या फिर माइंड बॉडी कनेक्शन में, या फिर आपको अपनी हेल्थ या आसपास के लोगों की हेल्थ सुधारनी है, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये जो जूम रिकॉर्डिंग है वो यूजुअली मैं मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के लिए मेरी ब्रॉडकास्ट चैनल है उसमें मैं करता हूँ। सो होपफुली आप बहुत कुछ इसमें से सीखोगे एंड मैं डेफिनेटली बोलता हूँ अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो ऐसी इन्फॉर्मेशन काफ़ी कम आपको मिलेगी। वेलकम एवरीवन। पहले तो आप जो आ चुके हो, जैसे मैंने बात की कि ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके ऊपर मैंने काफी डिटेल में पास्ट में बात नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमारे पेज के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर या कहीं पे भी थोड़ी डीपर चीजों की बात होनी चाहिए, खाली सबकॉन्शियस माइंड को छोड़ के लोगों को जो हेल्प करे चीजें। ये सब्जेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि नॉट ओनली मैंने जब इनिशियली भी साइकोलॉजी स्टार्ट की समझनी, हिप्नोथेरेपी सीखनी स्टार्ट की, तो मेरा इंटरेस्ट वैसे भी बायोलॉजी में बहुत पहले से था। क्योंकि मैंने इवन बिफोर क्लिनिकल साइकोलॉजी या हिप्नोथेरेपी भी सीखने से पहले आई एम अ मास्टर्स ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटी में मेरा गोल्ड मेडल था। तो मेरा इंटरेस्ट वैसे भी बायोलॉजी, डिसीज, वो सब में रहा है। और फिर धीरे धीरे जब मैं साइकोलॉजी में भी आया, मेरा बाद में भी इंटरेस्ट रहा कि बॉडी के अंदर जो इलनेसेस होती है या फिर माइंड और बॉडी का जो कनेक्शन है वो आ, कितना इम्पोर्टेंट है और अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है। इवन तो हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है लोग हो इंडिया में भी जो ये चीज पे करते हैं काम। लेकिन जो मैंने देखा है वो लोग एक हीलर पर्सपेक्टिव से ज्यादा डिटेल में ना समझ के करते हैं। मैंने आपको बोलूं तो 2014-15 से लेके काफी सारा एक्सप्लोर किया है ये पूरा फील्ड। नॉट ओनली साइंटिफिकली, जहाँ पे रिसर्च बेस्ड चीजें समझी है, लोगों जो लोग ये करते हैं वेस्ट में उन लोगों को सीखा है, लेकिन फिर कुछ मोडालिटीज होती है जो हेल्प करती है विद डिसीजेस या माइंड बॉडी कनेक्शन जो भी, उनको भी समझा है, प्रैक्टिस भी की है और लोगों को हेल्प भी की है। दैट इज वेयर आई थिंक के मुझे काफी अच्छी समझ है फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, एज वेल एज क्योंकि मेरा एक बायोलॉजी बैकग्राउंड है, तो ऑब्वियसली एक फायदा रहता है। सो आज बात होने वाली है कि माइंड बॉडी कनेक्शन है क्या। और आप टाइटल देखोगे, इनर हीलर लिखा है, क्योंकि एट सम पॉइंट इन टाइम आपको समझ में आएगा कि कुछ ना कुछ वे में वो बैलेंस अंदर से आ सकता है। यहाँ पे मैं एक प्रिकॉशन भी आपको दूंगा कि अगर बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम की आगे भी बात करेंगे या जब भी पूरे सेशन में मैं बात करूंगा, कुछ ना कुछ लेवल पे आपको समझना है कि बॉडी में अगर प्रॉब्लम आ चुका है तो खाली माइंड से हील करने मत जाना। क्यों? क्योंकि बॉडी में आ चुका है वो प्रॉब्लम। तो वहां पे कुछ हद तक आप लेट हो चुके हो एक इंटरवेंशन से, माइंड, खाली माइंड का या एनर्जी का। आपको बॉडी का इंटरवेंशन चालू रखना है। इसका मतलब ये है कि आपकी दवा या आपका डॉक्टर जो बोल रहा है, आपका डाइट जो है, जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, वो आपको छोड़ना नहीं है। काफी बार कुछ लोग ऐसे आते हैं, बोलते हैं माइंड पावर से सब ठीक कर देंगे, ये कर दूंगा, ये ही नहीं। वो चीज कब हो सकती है? जब आपने वो प्रॉब्लम आने नहीं दिया उतने डीप लेवल पे अपने बॉडी के अंदर। सो इवन बिफोर स्टार्टिंग दिस, लेट मी मेक इट क्लियर कि हम जो चीजें एक्सप्लोर करेंगे वो एक होलिस्टिक वे में देख रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि हाँ, ये जो डिसीज है या बॉडी के अंदर इश्यूज या जो भी बात करेंगे हम, उनका एक रूट है माइंड में, एक कॉज माइंड में है और वो एड्रेस होना चाहिए। तो ही एक सही वे में परमानेंट हीलिंग मिलती है। लेकिन बॉडी के अंदर कुछ है, डोंट इग्नोर इट। ठीक है? एंड हैविंग सेड दैट, आपको पहले तो ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैंने समझा था कि बॉडी एक माइंड का एक एक्सटेंशन है। मतलब आपके मन की जो अभी की सिचुएशन एक प्रेजेंट टाइम की हो सकती है, या फिर लॉन्ग रन में आपके माइंड में, आपके इमोशंस में जो चलता है ना, उसका ही इम्पैक्ट आपको बॉडी पे देखने मिलता है। विच इज वेयर जो स्पेशली, चलो वेस्ट में तो क्या था, सब कुछ सेपरेट करके देखते थे पहले, अब वो लोग समझ रहे हैं कि नहीं, सब कुछ कनेक्टेड है। वरना आप देखोगे हार्ट का डॉक्टर है तो खाली हार्ट और हार्ट की सर्जरी कर लेगा, लेकिन वो ये नहीं बोलेगा कि यार यार साइकोलॉजी का भी कनेक्शन हो सकता है ये हार्ट अटैक में। अब लोग बोल रहे हैं पिछले 5 साल में, लेकिन पहले तो सब कुछ आइसोलेटेड चीज देखी गई थी। बट एटलीस्ट हिंदुइज्म या फिर हमारा ईस्टर्न कल्चर है, चाइना में भी, जापान में भी बहुत पहले से एनर्जी और एक होलिस्टिक अप्रोच की बात आती ही आती है, जहां पे आपकी माइंड और बॉडी कनेक्टेड है।
आपका जो पूरा सिस्टम है वो कुछ ना कुछ वे में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है और एक दूसरे को इम्पैक्ट करता है। दैट इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी बॉडी में कोई अगर इश्यूज आ रहे हैं, या फिर अगेन हो सकता है आपको नहीं हो प्रॉब्लम्स, लेकिन ये समझना क्यों जरूरी है, सो दैट आप कुछ चीजें आज से ऐसे करो, या फिर कभी फ्यूचर में भगवान ना करे कुछ हो, तो यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑन हाउ टू डील विद दिस। सो पहले तो मैं कुछ पढ़ नहीं रहा कोई भी कमेंट्स अभी, ये तो आप लिखोगे तभी मैं समझू देखूंगा नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ योर बॉडी एंड योर माइंड इज इंटरकनेक्टेड। सो दैट इज वेयर अंडरस्टैंड के आपकी बॉडी एक एक्सटेंशन है। इसका क्लासिक एग्जांपल में आगे जब ये फीडबैक लूप में बात करूंगा ना, उसमें एक दूसरे को कैसे इम्पैक्ट करते हैं उसकी बात करेंगे। लेकिन योगा में भी पंच कोश का एक कॉन्सेप्ट आता है, मैंने पीपीटी नहीं रखी या कोई डायग्राम नहीं है, लेकिन दे टॉक अबाउट डिफरेंट लेयर्स ऑफ योर, पूरा जो अलग अलग कोश होते हैं हमारे, लेयर्स होते हैं कि एक एक है माइंड का है, एक एनर्जी होती है, फिर एक इमोशनल होता है वैसे, और फिर बॉडी आती है। और ये सब कोश या ये जो सब लेयर्स है, माइंड बॉडी इमोशंस एनर्जी, वो एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। खाली प्रॉब्लम ये है कि हमें जो जब भी प्रॉब्लम दिखता है, जब भी फिजिकल मैनिफेस्टेशन उसका होता है वो बॉडी में होता है। दैट इज वेयर हम सबसे ज्यादा ध्यान फिर उसके ऊपर, बॉडी के प्रॉब्लम्स के ऊपर लेके जाते हैं, और बहुत सारे वे में, कुछ ना कुछ वे में बॉडी को ट्रीट करने के पीछे लग जाते हैं, जो सही है कि एक सिम्टम बना है बॉडी में, तो अभी लेट हो चुके हो आप कि खाली माइंड या इमोशंस या एनर्जी में कुछ करो। वो इंटरवेंशंस होने चाहिए, वो होलिस्टिक है, लेकिन हाँ बॉडी का भी फिर ध्यान रखना पड़ता है। बट एट द एंड ऑफ द डे योर माइंड एंड बॉडी इज इवेंचुअली somehow connected, which also takes me to feedback loops के। और एक है कि हमारी जो सिस्टम बनी है वो ब्रेन और बॉडी की हो, आप माइंड बोल सकते हो या इमोशंस, वो एक फीडबैक लूप में काम करती है। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मुझे अगर एंजाइटी हो रही है ना, तो ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी हार्ट रेट बढ़ा देगी। किसी भाई को अगर नींद नहीं आ रही, तो उस टाइम पे लेट से कि उसकी क्या बोलते हैं और थॉट्स भी चालू है। सो माइंड और बॉडी कुछ, जैसे आप लोगों ने कभी कभी इमोशंस फील किए होंगे, राइट? कभी फियर आया, जैसे मन में फियर होता है ना, डर लग गया, तो हार्ट रेट, किसी पसीना आने लग गया, हार्ट रेट बढ़ गई, बॉडी में ब्लड पंपिंग जो एक्सट्रीम्स पे हो रहा है वो ज्यादा चालू हो गया। क्यों? क्योंकि माइंड और बॉडी एक फीडबैक लूप में है। इसी वजह से योगा योगा क्या करता है कि ब्रेथ, बॉडी पोस्चर्स के थ्रू नॉट ओनली वो बॉडी को हील कर रहा है, लेकिन बोलता है आपके माइंड को भी इम्पैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि अगेन द होल कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड एंड बॉडी फीडबैक लूप। मुद्रा विज्ञान जो काफी पुराना हमारा एक ये साइंस है, जहां पे आप अलग अलग मुद्रा हाथ या शरीर की लेते हो, जिससे माना जाता है कि आपके माइंड और लाइफ पे भी इम्पैक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि कुछ ना कुछ वे में वो फीडबैक लूप है कि आप एक बॉडी पोस्चर लो, एक बॉडी हाथ एक पोस्चर ले, तो माइंड पे भी इम्पैक्ट होता है। और एक क्लासिक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल के लेट्स से के आप लोगों ने मेडिटेशन के टाइम पे देखा होगा कि लोग ऐसे हाथ रखते हैं, ये सब टच होता है। अभी वो मुद्रा का भी एक अगेन एक पर्टिकुलर एडवांटेज है, या जो भी है कि आपको एक हायर कॉन्शियसनेस, ज्यादा नॉलेज मिले। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी ने लेट्स से लाखों या हजारों साल पहले सोचा कि एक नई ट्रेंड लेके आते हैं कि जब मेडिटेशन कर रहे हो ना, ऐसे कर देते हैं आप। उन्होंने मेडिटेशन या कुछ ऐसे करते वक्त एक हायर कॉन्शियस स्टेट में गए होंगे मेंटली, जिससे ऑटोमेटिकली बॉडी ने वो पोस्चर ले लिया, विच देन धीरे धीरे लोगों ने ऑब्जर्व करके देखा होगा कि नहीं, ये पोस्चर में आपको एक हायर अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। हाँ, सबके लिए टाइम डिफरेंस होता है, स्पेशली आप पोस्चर या मुद्रा या इस सब की मैं अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, उसमें माइंड इन्फ्लुएंस होता है, 100% आपकी कॉन्शियसनेस इन्फ्लुएंस होती है, लेकिन उसमें सब लोगों के लिए टाइम डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है मैं एक ब्रीदिंग पैटर्न या एक पोस्चर या एक मुद्रा ले लूँ ना, तो मेरे को 1 मिनट में कुछ फील होने लग जाए, किसी को 10 दिन भी लग सकते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। कभी कभी क्या होता है कि ये सब चीजें आप बॉडी के थ्रू करने जाओ ना, तो यू नेवर नो कि कितना टाइम लगेगा, एंड दैट इज द ओनली डिफरेंस। समरी मुझे नहीं पता कि कैसा है, मेरे को अभी रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, मैं स्टार्ट कर दी। सो दैट इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इवन दो इंटरवेंशन बॉडी के थ्रू हो रहा है, सिम्टम्स बॉडी में ट्रीट हो रहा है, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, इवेंचुअली रूट कॉज पे काम करने से फायदा होता है। ये इसी वजह से ब्रीदिंग टेक्निक्स भी काम करती है, क्योंकि ब्रेथ
अगेन एक, आप देखो, एक कॉन्शियसली भी कर सकते हो ये, और एक अनकॉन्शियस लेवल पे भी होती है। और कभी कभी इतनी सटल चेंज होते हैं ना ब्रेथ्स में, हम अब कैसे ब्रीदिंग कर रहे हैं कि हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारे इमोशंस, एंजाइटी कब हो रही है, जब भी स्ट्रेस में है, ऑटोमेटिकली हमारी ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होती है। अगर आप सेल्फ अवेयर हो, थोड़ा बहुत अपने बॉडी पे ध्यान रखते हो, तो देन यू कैन रियलाइज दैट। बट इसी वजह से ब्रेथ का काफी सारा सारा रोल नॉट ओनली रिलैक्सेशन या इस सब एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम्स में है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ब्रेथ एक ब्रिज है माइंड और बॉडी के बीच में, स्पेशली क्योंकि आप कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली भी उसको कर सकते हो। बट योर माइंड एंड बॉडी इज अ फीडबैक लूप। अब ये फीडबैक लूप का क्या यूज कर सकते हो, जब भी मैं आगे बात करूंगा ना कुछ टेक्निक्स या कुछ ऐसी चीजों में जिससे आपको हेल्प हो सकती है इन सब थियरीज के एडवांटेज लेने में, वहां पे मैं कुछ ना कुछ चीजें डेफिनेटली बोलूंगा। बट ये थोड़ा मैं टच कर रहा हूँ कुछ चीजों के ऊपर। सेकेंड क्लासिक एक थियरी है साइकोसोमैटिक्स की, जिसमें जैसे मैंने बात की कि मुझे काफी इंटरेस्ट था कि साइकोसोमैटिक्स मतलब, साइको मतलब आपकी साइकोलॉजी, सोमा मतलब आपकी बॉडी, और साइकोसोमैटिक्स साइकोलॉजी की ऐसी एक फील्ड है जो माइंड का क्या इम्पैक्ट होता है बॉडी के ऊपर, या एनवायरमेंट का, या सोशल, बहुत सारी चीजों का, लेकिन मोस्टली अगर शॉर्ट फॉर्म में इसको समझो कि आपकी साइकोलॉजी का, आपके इमोशंस का, आपके मेंटल स्टेट्स का, आपके स्ट्रेस का क्या इम्पैक्ट है बॉडी पे, वो जो स्टडी करती है साइकोलॉजी की फील्ड, उसको साइकोसोमैटिक्स बुलाते हैं। और साइकोसोमैटिक्स नॉट ओनली, आई थिंक कि आज से 5-10 साल पहले, जब अभी देखो एक एक चल रहा है, मेन स्ट्रीम मेडिसिन है जिसमें आप दवाई लेते हो, लेकिन आज बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि दवाई लेने से पहले वो 10 चीज और ट्राई करेंगे, अल्टरनेटिव, आयुर्वेदिक कुछ लेंगे, या फिर हो सकता है कुछ कोई थेरेपी ले मेंटल या कुछ भी। बट आज लोग समझ रहे हैं कि बॉडी का जो सिचुएशन होता है उसमें माइंड स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। इंटरेस्टिंगली, जैसे मुझे अभी कुछ क्लाइंट्स मिलते हैं ना सेशंस के लिए या कुछ ना कुछ, उनको डॉक्टर्स भी अभी सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर वो बोलती है ना कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, एंजाइटी तो छोड़ दो कि बॉडी में, तो वो बोलते हैं ये क्लियर केस है कि तुम स्ट्रेस ज्यादा ले रही हो। इनडायरेक्टली डॉक्टर ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि माइंड में जो इश्यू है उसकी वजह से बॉडी पे इम्पैक्ट हो रहा है। सो अभी हमें ये समझ आ रही है, स्पेशली आपने अगर बियर बाइसेप्स का युवराज सिंह वाला एक पॉडकास्ट था देखा होगा, जहां भी युवराज सिंह भी बात कर रहा है कि यार माइंड का बहुत बड़ा रोल है मेरे कैंसर में भी, जब भी हुआ। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये फील्ड है, और ये 10 साल बाद लोग पहले इस पे ध्यान देंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि काफी सारे लोग जब भी प्रॉब्लम हो जाता है ना शरीर में, बॉडी में, उसके बाद इस चीज को ध्यान में लाने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी वो टू लेट हो जाता है, क्योंकि वो मैनिफेस्ट हो चुकी है डिजीज बॉडी में, और स्पेशली अगर लीथल हो जैसे कि कैंसर, या लेट से कि किसी को ब्लड प्रेशर परमानेंटली, क्रोनिक इलनेसेस बेसिकली। तो मुझे लगता है इवन दो इंटरवेंशन हो सकते हैं और कुछ रिवर्स भी चीजें हो सकती है, लेकिन सबसे बेस्ट अप्रोच जब ये होगा जहां पे आप इन सब चीजों को आने ही ना दो बॉडी में। हाँ, नेचुरली बॉडी में लाइफस्टाइल से, या कोई एक्चुअली में अगर चलो कोई सिगरेट दारू या कुछ ले रहा है जिससे कार्सिनोजन है या जो भी है, वो अलग स्टोरी है। लेकिन एक रिसर्च ये कहता है कि 80% ऑफ क्रोनिक इलनेसेस इन यूनाइटेड स्टेट्स हैज सम रोल ऑफ द माइंड, रूट्स, वो भी रूट्स मतलब उसका मेन कॉज माइंड में है, इमोशंस में है। क्रोनिक इलनेस मतलब ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, या कोई भी ऐसी चीज जो पेन, अगेन क्रोनिक पेन होते हैं लोगों को, एवरीथिंग हैज सम रूट्स इन द माइंड। और ये समझ होना क्यों नेसेसरी है कि अगर आप अभी से ये सही से आप सही जगह पे इसको टैकल करोगे ना, तो फ्यूचर में आपकी बॉडी के अंदर ये सब चीजें नहीं आएगी। और अगर आ चुकी है तो इस एंगल पे सोचने से, उन रूट्स पे काम करने से काफी बड़ी हेल्प हो सकती है। और एक काफी इंटरेस्टिंग रिसर्च, या फिर ये तो ऑब्जर्वेशन है, अगर किसी को कैंसर होता है तो हम क्या करते हैं, उस कैंसर क्या है, बॉडी में सेल्स बन चुके हैं। अभी उसका कारण जो भी हो, कि वो सिगरेट पी रहा था, कि उसकी लाइफस्टाइल ऐसी थी कि नेचुरली बॉडी ने बना दिया, या इमोशंस है, लेकिन सिम्टम बन चुका है बॉडी में। तो लेट्स से किसी ने रेडिएशन थेरेपी कर ली, कीमोथेरेपी कर ली, और उस कैंसर को मार दिया। अभी एक तो यह है कि बॉडी ऑलरेडी वीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगर कुछ कैंसर बच जाता है या फिर से अगर आएगा ना, तो बॉडी वैसे भी उसको ज्यादा अच्छे से सहन नहीं कर पाएगी। लेकिन ये भी देखा गया है कि नेक्स्ट टाइम जब वो आता है और एग्रेसिव होता है, और ज्यादा बुरी तरीके से बॉडी और उसको खाने लग जाता है।
मुझे अगेन, ये मैं गलत हो सकता हूँ, मैंने कोई इसका रिसर्च, अभी तो रिसर्च किसी ने किया भी नहीं होगा, बट आई फील दैट इज ऑल्सो बिकॉज के आप उस सिम्टम को हील कर रहे हो, लेकिन जो कॉज था ना उस पे तभी भी आपने काम नहीं करा हुआ। वो जो भी रीजन हुआ होगा इमोशनल, उसको टैकल नहीं किया ना, तो माइंड और बॉडी और लाउडली बाहर आता है। ये तो मैं सेकेंड टाइम जब भी किसी को कैंसर हो उसकी बात कर रहा हूँ। क्लासिक एग्जाम्पल तो, पहले माइग्रेन स्टार्ट नहीं होता किसी को, पहले छोटे मोटे हेडेक स्टार्ट होते हैं, फिर धीरे धीरे जाके माइग्रेन होता है, फिर धीरे धीरे उसको हो सकता है आगे जाके बॉडी में और पेन हो और बीमार होने लग जाए। क्लासिक, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि सबकॉन्शियस माइंड या आपका माइंड बॉडी के थ्रू आपको कुछ सिग्नल्स देता है कि भाई तू आके ये सब चीजें, इमोशंस है या ये सब चीजें हील कर, क्योंकि ये ज्यादा ही सप्रेस हो रहे हैं, अभी मैं हैंडल नहीं कर पा रहा। सो पहले लेट से मेरे को सबकॉन्शियस माइंड ऐसे खिड़की में से बुलाता है धीरे से, टक टक, यही नहीं, अभी मैं हूं, मुझे तो पहले तो पता ही नहीं है कि ये माइंड में से भी ऐसे इश्यूज आ सकते हैं, तो मैं उसको ध्यान नहीं देता, मैं बोला और मेरी लाइफ चल रही है, मैं इमोशंस पे अवेयर नहीं हूं, मैं सप्रेस कर रहा हूँ जो भी है। तो बोलेगा ये सुन नहीं रहा है, तो नेक्स्ट टाइम वो और एक जगह पे आके ठोकेगा थोड़ी और जोर से, मैं नहीं सुन रहा, फिर नेक्स्ट जगह पे आएगा और जोर से ठोकेगा, फिर चिल्लाने लग जाएगा। वैसे ही आपके बॉडी में ये सब चीजें पहले छोटे मोटे लेवल पे होना स्टार्ट हो जाती है, विच इज वेयर अगेन ये अवेयरनेस अगर आपको हो और आप ये समझो, तो आपको बहुत बड़े वे में हेल्प कर सकती है, सो दैट आप सही जगह पे जाके उसको टैकल करो बिफोर के वो इतना लाउड हो जाए। सो दैट इज वेयर अंडरस्टैंडिंग साइकोसोमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट। अभी मैं एक दो मेरे रिसर्च पेपर दिखा रहा हूँ, ये इसलिए भी दिखा रहा हूँ सो दैट ऐसा ना हो कि आपको लगे कि ये और कोई जैसे नॉर्मली कोई आके बोल के आता है बॉडी पे इम्पैक्ट होता है और ये होना चाहिए, नहीं। मैंने बैठ के इसको समझा है, रिव्यू पेपर्स लिखे हैं, मैंने काम किया है बहुत सारे लोगों के साथ, क्रोनिक पेन स्पेशली, और क्रोनिक इलनेस तो छोड़ दो, क्योंकि एक तो है कि वो लॉन्ग टर्म होता है ना चीज, तो मेरा वो काम कम है, मेरे को जितना फटाफट खत्म हो वो चाहिए, विच इज वाई क्रोनिक पेन पे मैंने काफी चीजें देखी समझी है। लेकिन हाँ, क्रोनिक इलनेस पे बहुत सारे क्लाइंट्स को लॉन्ग टर्म में मैंने कुछ साथ में पकड़ा नहीं है, लेकिन अगर कोई करना पड़े तो मुझे पता है क्या करना चाहिए, बिकॉज आई हैव सम अंडरस्टैंडिंग। सो ये पेपर अगेन 2019 में मैंने लिखा था, विच वॉज बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि आपका जो इमोशंस अगर आप रिप्रेस करते हो तो उसका फिजिकल, मेंटल और ओवरऑल वेलबींग पे क्या इम्पैक्ट होता है। उसके बाद पेपर लिखा था कि साइकोसोमैटिक्स, अगेन सेम थिंग, कि आपका जो माइंड बॉडी कनेक्शन है, जो आज का अपना टॉपिक है, उसका फिजिकल इलनेस में रोल क्या है। अगेन आप ये थोड़ा बहुत मेरा नाम लिख के सर्च करोगे साइकोसोमेटिक्स तो पेपर पढ़ने पढ़ सकते हो, लेकिन वो ऊपर ऊपर से रिव्यू बहुत सारे स्टडीज किए हुए थे। कहने का मतलब सिंपल है कि आपका इमोशन स्पेशली सप्रेशन जो होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके फिजिकल बॉडी के ऊपर। इवन दो, अगेन आज हम थोड़ा फिजिकल इलनेस पे ज्यादा घूम रहे हैं, लेकिन आपके माइंड बॉडी का सब जगह पे कनेक्शन है। मतलब स्पोर्ट्स में भी एक मसल मेमोरी होती है। अभी मैंने एक इंटरव्यू सुना विराट कोहली का फॉर एग्जांपल, वो बोल रहा है कि जिस दिन तुम लोग ये कॉन्शियसली करना कि ये सोच के मारूं ऐसे मारूं, उसको छोड़ दो ना और ऑटोमेटिकली कुछ करो ना, उस दिन सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होता है, तब कुछ अलग ही जोन में होते हो। वो है माइंड बॉडी कनेक्शन के, उसको सोचना नहीं पड़ रहा, बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर रही है, क्योंकि इनफ रेपिटेशन हुए माइंड और बॉडी कनेक्शन है। तो कभी स्पोर्ट्स या ऐसा ओवरऑल माइंड बॉडी कनेक्शन की बात करेंगे, लेकिन आज हम थोड़ा स्टिक कर रहे हैं फिजिकल इलनेसेस के ऊपर, बिकॉज आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट और इसमें ज्यादा वैल्यू है मुझे लगता है। सो योर सप्रेस्ड इमोशंस सबसे बड़ा, जैसे आप कोई भी क्रोनिक इलनेस, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स भी ले लो, कहीं ना कहीं पे आई थिंक स्ट्रेस, स्ट्रेस जो अगेन इमोशन है, स्ट्रेस हो रहा है, बॉडी कॉन्स्टेंटली फाइट एंड फ्लाइट में रह रही है, एंड सप्रेस्ड इमोशंस सबसे बड़ा रोल है। फिजिकल बॉडी में आई थिंक इन्फ्लेमेशन, आज रिसर्च आ रहा है हार्ट हार्ट अटैक से लेके कैंसर, जिसकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा होता है और पेन भी, उनको चांसेस ज्यादा है कि ये सब इलनेसेस हो। लेकिन मुझे लगता है ये इन्फ्लेमेशन भी कब आता है, जब आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली एक फाइट एंड फ्लाइट में रहती है, जिसका कोई ना कोई रूट इमोशंस और आपके स्ट्रेस में है। सो सबसे, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना सिगरेट से ज्यादा शुगर मारती है, कि आज डायबिटीज और ओबेस लोग इतने सारे हैं, उससे इतनी डेथ हो रही है जितनी सिगरेट या कैंसर से या लंग कैंसर से नहीं होती। इन सबसे काफी ज्यादा ऊपर मुझे लगता है इमोशंस और माइंड का रोल है।
सेकेंड चीज मैं बोलूं, वो जो एडिक्शंस भी है, वो हो सकता है शुगर के साथ आपका एडिक्शन, या एडिक्शन मतलब लाइफस्टाइल है लेट से, या आपकी आदत बन चुकी है जंक खाना, या आपकी आदत हो चुकी है सिगरेट दारू पीना। वो भी एडिक्शन, या वो जो क्या बोलते हैं कंपल्सिव चीज है जो लेनी है, वो भी माइंड का ही रोल है ना, क्योंकि आप छोड़ नहीं पा रहे। सबको पता है हेल्दी खाऊंगा तो अच्छा रहूंगा, सबको पता है सिगरेट नहीं पीऊंगा तो अच्छा रहूंगा, पैसे बचेंगे, दारू नहीं पीऊंगा हजार चीज अच्छी होगी। छोड़ना चाहते छोड़ नहीं पाते, क्यों नहीं छोड़ पाते? माइंड का रोल है। मतलब इनडायरेक्टली भी लाइफ स्टाइल में आपकी, सबको पता है फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, लेकिन मोटिवेशन नहीं है। सबको पता है सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन पता नहीं उठ नहीं सकता। जल्दी सोना चाहिए, नहीं रील स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये सब में आपके माइंड का तो रोल है ही, क्योंकि आप सबको एटलीस्ट 10 चीजें बेसिक पता है, अगर आप सही करोगे ना तो आपकी लॉन्ग रन में लाइफ सही रहेगी। लेकिन फॉर सम रीजन वो हैबिट बिल्ड नहीं कर पा रहे, फॉर सम रीजन वो मोटिवेशन नहीं है, फॉर सम रीजन वो इमोशनल चीजें अपने को करनी नहीं दे रही। सब में माइंड का ही रोल है। लेकिन डायरेक्ट इम्पैक्ट भी है सप्रेस्ड इमोशंस। दैट इज वेयर ईएफटी, मैंने चलो एक ऐसा वर्कशॉप किया था, ईएफटी करके टेक्निक मैंने शेयर करी है। ईएफटी करने से काफी लोग ये रिपोर्ट रिपोर्ट करते हैं कि हम कर रहे थे इमोशंस पे काम, हम कर रहे थे लेट से कि कोई ट्रॉमा पे, लेकिन मेरे माइग्रेन भी बंद हो गए, जिसकी तो हमने बात भी नहीं की थी सेशन में, जो तो मेरे को पता भी नहीं था एज अ साइकोलॉजिस्ट को होते हैं। लेकिन क्योंकि वो इवेंचुअली कुछ ना कुछ वे में अपने इमोशंस पे काम करने लग गए ना, तो इमोशनल रीजन की वजह से जो भी साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व होने लग गए। ईएफटी का इंट्रो वीडियो, मतलब जिसने बनाई थी ना, गैरी क्रेग करके, उन्होंने एक वीडियो डाला है कि ईएफटी, जैसे ट्रेलर आता है ना मूवी का, वैसे ईएफटी का ट्रेलर, ईएफटी के ट्रेलर में 3-4 जन ऐसे हैं, जैसे आपने सीक्रेट मूवी देखी होगी, उसमें 5 जन को बिठाया है। वो बोलता है मैं ऐसे बेड में था और फिर मैं दिसंबर पहली या जब फर्स्ट डे में उठ गया, मैं ऐसी सिचुएशन में था, इतने पैसे आ गए। वैसे उन्होंने 5-6 जन को पकड़ा और उनकी स्टोरी पूरी बोली है उन्होंने कि मैं फिजिकली इतना इल था, और ईएफटी ने नॉट ओनली मुझे इमोशनली बेहतर किया, एक फ्री ये करा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे मुझे फिजिकली भी हील किया है, क्योंकि इमोशंस का रोल है। अगेन ऐसा नहीं बोलो खाली ईएफटी काम करती है, लेकिन ईएफटी क्यों काम करती है, फिजिकल प्रॉब्लम से भी ये रीजन है। उसके साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसा, जैसे कुछ ऐसी इमोशनल चीजें करवाई, मतलब जैसे बोलते हैं आप थोड़ा इमोशंस रिलीज करो, एनर्जी रिलीज करो, तो ब्लड के सैंपल्स में भी 10 मिनट अपार्ट एकदम कंप्लीट डिफरेंस। जैसे उसमें अगेन उसका ही रेफर कर रहा हूँ, एक ये होता है कि अगर आपका ब्लड में फ्री फ्लोइंग सेल्स होते हैं, मतलब वो ऐसे चिपक के नहीं बैठे एक दूसरे का, क्लॉट्स नहीं बने हुए ब्लड सेल्स के, तो वो अच्छा माना जाता है। और अगर क्लॉट्स बने हैं मतलब अच्छी चीज नहीं है। अगर किसी के से बनते हैं ना सेल्स एकदम एक दूसरे का चिपके हैं और ब्लड फ्री फ्री फ्लोइंग नहीं है ब्लड के अंदर सेल्स, तो उनको कोई, जैसे मैग्नीशियम की बात हो रही थी, कोई न्यूट्रिशन पे लगाया जाता है। तो इन्होंने ये देखा कि किसी को 1 महीना कोई न्यूट्रिशन दो जिससे ये फ्री फ्लोइंग होंगे ना, उसको खाली किसी इमोशनल टेक्निक करवाओ ईएफटी जैसी, तो 10 मिनट में ब्लड में वो फिजिकली वो अपार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि माइंड में अगर आप कुछ चेंज करो तो बॉडी में इम्पैक्ट होता है। लेकिन ये ऑल्सो डिपेंड करता है कि कितना लेवल पे वो बॉडी में प्रॉब्लम आ चुका है। दैट इज वेयर आई थिंक कि बहुत सारे लोग स्पेशली जब भी एंड कैंसर हो गया, डायबिटीज पूरी तरीके से हो गई, तब आप ये करने की ट्राई करोगे ना तो फिर मैनेज कर सकते हो, लेकिन कुछ हद तक कभी कभी चेंज होना डिफिकल्ट है। इसका और एक भी रीजन है, जो है बिलीफ, जिसपे मैं आऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है, बट उस पे मैं आऊंगा, विच विल ऑल्सो टेल यू कि क्यों रिवर्स या उतना लेवल पे हेल्प नहीं करती। बट कहने का मतलब ये है कि सप्रेस्ड इमोशंस, इसका मतलब ये है कि आप अगर इमोशंस एक्सप्रेस करो, ये नहीं बोल रहा कि अगर गुस्सा है तो जाके किसी को मारो, एक्सप्रेस कर दो, लेकिन अगेन एक क्लियर रिसर्च ये है कि जो लोग इमोशंस एक्सप्रेस कर देते हैं ना, उनको एक्यूट इलनेसेस होती है। एक्यूट मतलब क्या, कि कुछ देर सर दर्द हुआ, कुछ देर के लिए बुखार आ गया, सर्दी हो गई, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्रोनिक इलनेस कम होती है एज कंपेयर टू, ऐसे नहीं बोल रहा नहीं होती, लेकिन अगर कंपेयर करो, जो लोग इमोशंस सप्रेस करते हैं उनको क्रोनिक इलनेस होने के चांसेस ज्यादा है। मतलब कि डायबिटीज जो लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स रहेंगे। अ क्लियर रिसर्च इज देयर जहां पे जो लोग इमोशंस खाली एक्सप्रेस भी करते हैं, उनको कुछ ना कुछ वे में मदद होती है। अगर आप एक्सप्रेस उस टाइम पे नहीं कर सकते, तो सेकंड चीज है कि आप कुछ ना कुछ तरीके से उसको निकालो अपने सिस्टम में से। इसी वजह से काफी साइकोलॉजिस्ट है, बहुत सारी जगह पे आप सुनोगे कि रो लेना भी सही है, अच्छा है। क्यों? क्योंकि रोने से एटलीस्ट आप सप्रेशन तो नहीं कर रहे। एंड दैट इज वेयर आई बिलीव के कोई ना कोई टेक्निक या कोई प्रोसेस होना चाहिए जिससे आप अपने इमोशंस को भी
रेगुलरली बैलेंस में ला रहे हो और अपने सिस्टम में से क्लीन कर रहे हो, स्पेशली नेगेटिव इमोशंस बेसिकली, राइट? क्योंकि इमोशंस से ज्यादा, सप्रेस्ड इमोशंस से ज्यादा और कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके बॉडी के अंदर इलनेस ज्यादा प्रोड्यूस करती है। सो अगेन इस पे मैं ज्यादा बैठा हूँ, ज्यादा समझा रहा हूँ, क्योंकि आई फील कि ये मैसेज जाना चाहिए। कितने लोग बात करते करते हैं, अभी लोग पॉडकास्ट पे जा रहे हैं जैसे कुछ बात हो रही है, लेकिन आई थिंक ये लोगों को समझ में आना चाहिए। अगेन ये भी बोल रहा हूँ कि ये समझ के आप कुछ चीजों को पहले से प्रिकॉशन लेना स्टार्ट करो। वेट मत करना कि डिसीज आ जाए और फिर याद करो अरे यार साइकोसोमैटिक्स हाँ मैं फाइंड भी करूं, करेगा, हेल्प कर सकता है, आगे बात करूंगा, लेकिन आगे ओके। ये इंटरेस्टिंग है, प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में किसी ने सुना है पहले तो? प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, किसी ने सुना है? यस नो लिखो। मैं बायोटेक्नोलॉजी भी जब भी पढ़ाई कर रहा था ना, अगेन मैं कभी भी, तभी मेरा थॉट भी नहीं था कि मैं माइंड की फील्ड में जाऊंगा या साइकोलॉजी करूंगा या हिप्नोथेरेपी या साइकोसोमैटिक्स। लेकिन हमें मास्टर्स में प्रेजेंटेशन देने पड़ते थे कि आपका जैसे सेमेस्टर खत्म होता है ना, तो आपको एक प्रेजेंटेशन देना होता है। तो मेरा दिमाग ये चलता था कि कुछ यूनिक दूं, क्योंकि सब लोग क्या करेंगे, जो ऑलरेडी टॉपिक्स है सिलेबस में या पहले पढ़े थे उसके ऊपर, कोई डीएनए पे कोई दे दे, कोई कोई लेट से कोई बायो इन्फॉर्मेटिक्स का कुछ दे देगा। मेरा दिमाग ये चलता था कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लेके आना है, कुछ नया लेके आना है। लेकिन फॉर सम रीजन कॉन्स्टेंटली जो भी मैं 3-4 प्रेजेंटेशन, 4 सेमेस्टर होते हैं मास्टर्स में, सब में मैंने कुछ ना कुछ मेमोरी, साइको, ये प्लेसिबो इफेक्ट, ऐसा कुछ लिया है जहां पे माइंड का और बायोलॉजी का रोल है। तो पता नहीं क्या मेरे अंदर से पहले ये कीड़ा था पहले से या क्या, लेकिन मैंने सबसे पहला प्रेजेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी में दिया था प्लेसिबो इफेक्ट के ऊपर। उसमें मैंने जीन्स विन्स की बात की थी क्योंकि वो बायोटेक का था। लेकिन प्लेसिबो इफेक्ट बेसिकली ये है कि आपकी बिलीफ सिस्टम जो है या माइंड से आप क्या सोचते हो, उससे भी कोई दवाई या कुछ आपके ऊपर इम्पैक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, सब लोग, आपने ये सुना होगा, कोई बोलता है यही डॉक्टर के पास जाऊंगा मैं क्योंकि ये मेरे को ठीक कर देता है। लेकिन वही डॉक्टर, लेकिन और कोई डॉक्टर भी वही दवाई देगा ना, तो वो बोलेगा अरे यार मजा नहीं आ रहा, ठीक नहीं हो रहा। सो माइंडसेट बन चुका है। प्लेसिबो इफेक्ट बेसिकली ये है कि आपका माइंड, वो जो ऑफर्ड ट्रीटमेंट है उसका परसेप्शन क्या है आपके माइंड में, वो डिसाइड करता है उसका इम्पैक्ट क्या होगा। और ये तो मैंने कभी क्लिनिकल रिसर्च किसी, मतलब कोई कंपनी के दवाई के ये सब मैंने खुद बैठ के जाके स्टडी नहीं किए, लेकिन मोस्टली एक वर्ड पास ऑन होता है कि जो क्लिनिकल रिसर्च होता है ना उसमें रूल क्या होता है मतलब। और ये पता भी वहां से ज्यादा चला। लेट्स से आपने एक दवाई इन्वेंट की, अभी उसकी टेस्टिंग होनी है, पहले एनिमल्स पे हो गई, फिर एक ह्यूमन ग्रुप पे होती है। तो उसमें कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल का मतलब ये है कि दवाई का असर दवाई लेने से, और कंट्रोल मतलब कोई दवाई, मतलब कोई सब्सटेंस केमिकल नहीं लिया, उसमें डिफरेंस है तो पता चले ना कि दवाई का इम्पैक्ट है कि नहीं। मतलब समझो एक ग्रुप को एक्चुअली में वो दवाई दिया जाएगा केमिकल, एक ग्रुप को खाली शुगर पिल दे दी गई ग्लूकोज की और बोला कि ये दवाई है, उनको पता नहीं रहता। और ऐसी जब भी ट्रायल्स होती है उसमें वो लोग देखते हैं कि जिनको वो डिसीज थी और जिसने शुगर पिल ही ली है और जिसने एक्चुअली में दवाई ली है, तो कितना ज्यादा फर्क है और कितनी ज्यादा इफेक्टिव है दवाई। ये कहा जाता है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है ना, वो पैसे दे के या कुछ भी करके ये जो कंट्रोल ग्रुप है जिसको प्लेसिबो बेसिकली दिया गया है या फिर एक शुगर पिल, उसके जानबूझ के रिजल्ट्स को सप्रेस करती है। क्योंकि अगर आपको पता चल गया ना कि माइंड का कितना बड़ा रोल है खाली परसेप्शन के, हाँ मैं दवाई ले रहा हूं, तो अगर आप कंपेयर करोगे ना सब्सटेंस ने जो ठीक किया और खाली शुगर पिल ने, जस्ट बिकॉज के उसको लगा कि हाँ मैं दवाई ले रहा हूँ जिससे मेरी ये ठीक होगी, तो वो काफी क्लोज है। दैट इज वेयर कंट्रोल ग्रुप को काफी बार सप्रेस किया जाता है। अगेन जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने सुनी है बातें, मैंने कभी बैठ के उनका रिसर्च या देखा नहीं है, लेकिन मेरे को समझ में आ गया। इसका मतलब ये है। और कभी कभी तो जैसे क्लासिक केस मालूम, नर्स होती है ना, उनको सिखाया जाता है कि तुम, अगर कोई जैसे किसी को पेन है, अगर वो बोलेगा मेरे को पेन किलर दे दे, एक बार देगी 2 बार, लेकिन उसकी भी लिमिट होती है। तो उनको बोला जाता है एन सलाइन या कुछ ऐसा हो, एन सलाइन या ऐसे, या वाटर होता है कोई, जो बेसिकली
कुछ दवाई नहीं है, लेकिन क्योंकि पेशेंट 3-4 बार बोल रहा है हॉस्पिटल में कुछ दे 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 दे, वो उनको सिखाया जाता है कि खाली आप एंसलाइन का इंजेक्शन मार दो। उसमें कोई फिजिकल सब्सटेंस हील करने के लिए होता है, लेकिन उनको पेन ठीक होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो परसेप्शन है। और एक क्लासिक एग्जांपल ये है, सब्सटेंस, लेकिन अगर आप ओरली पियो और इंजेक्शन से मिले, तो बोलते हैं इंजेक्शन से लोगों को लगता है कि जल्दी ठीक होता है। मतलब अगर समझो मैं मतलब समझो कि ट्रीटमेंट जो है उसका मोड क्या है, उसकी बिलीफ सिस्टम भी डिसाइड करती है ठीक होगा कि नहीं बंदा। एक ही दवाई मैं आपको पिलाऊं, हाँ कुछ होती है जो ओरल से ही जा सकती है, कुछ हो सकती है ब्लड स्ट्रीम में ही जानी चाहिए, लेकिन खाली क्लासिक एग्जाम्पल, आप लोगों में से कितने जन मानते होंगे कि दवाई पीने से ज्यादा अगर इंजेक्शन मारा है तो वो ज्यादा इफेक्टिव है? ऑब्वियसली अपना परसेप्शन है, और इसका यूज भी हो सकता है। सो प्लेसिबो इफेक्ट बेसिकली बोलता है कि आपकी बिलीफ सिस्टम जो है ना वो ट्रीटमेंट या वो चीज पे वो भी डिसाइड कर सकती है कि आपको वो हील करेगा कि ठीक करेगा कि नहीं करेगा। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाता है मालूम? क्रोनिक इलनेसेस आती है ना, डायबिटीज, एक परसेप्शन है जनरल दुनिया में कि ये कभी ठीक नहीं होगी। अभी डॉक्टर्स ने फैलाई है, लोगों को पता चला है कि लॉन्ग टर्म में रहती है। कैंसर आ गया, अरे ये तो मार देता है, अरे ये तो कभी ठीक नहीं होगा, अरे ये निकाल सकते हैं लेकिन रिवर्स नहीं हो सकता। क्योंकि अगर प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है तो उसका एक अपोजिट नाम है नोसिबो इफेक्ट, विच इज बेसिकली हैविंग अ नेगेटिव बिलीफ सिस्टम जिससे आपको कुछ इंपैक्ट ना करे। दैट इज वेयर आप लोगों की बिलीफ सिस्टम, अगर स्पेशली किसी को फिजिकल प्रॉब्लम हो चुके हैं, कि वो ठीक होगी कि नहीं होगी, उसका 110% रोल है बॉडी में ठीक करने में या होने या नहीं होने में। मेरे एक फ्रेंड थे कॉलेज में, वो कभी ये देखेगी नहीं क्योंकि अगर मैं इंस्टाग्राम पे होता तो वो यूजुअली देखती है। उसको रिसर्च क्या करना था मालूम? क्या बोलते हैं यूजुअली बायोटेक में या उसमें आगे जाके, तो बोलते हैं मेरे को पोलिसिस्टिक जो ओवरीज होती है, पीसीओएस पीसीओडी, उस पे या उन सब ट्रैक पे ज्यादा समझना है। लेकिन उसने पढ़ना स्टार्ट किया ना उसके बारे में, और पढ़ती रही कुछ होती रही, 2-3 साल बाद जाके उसको गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आने लग गए। और वो मेरे को बोलती थी, तभी तो मैं बायोटेक के बाद थोड़ा बहुत ये हिप्नोथेरेपी सीखा था, कि मुझे लगता है मैंने वो सब पढ़ लिया ना, मेरे को फियर हो गया था कि मेरे को ना हो जाए, होना स्टार्ट हो गया। अभी सब चीजों में ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं एक क्लासिक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके जो बिलीफ सिस्टम है, आप क्या परसेप्शन है, ट्रीटमेंट हो जाए या डिसीज के, उस पे भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि वो ठीक होगा कि नहीं। एक दो बुक बोलता हूँ, क्योंकि देखो ये बहुत सारी चीजें में जा सकते हैं हम लोग, लेकिन आपको एक दो बुक बोलता हूँ। क्लासिक है, सेल बायोलॉजी, अच्छे लोगों ने लिखी है और मुझे लगता है काफी वैल्यू है। जो आपको अगर जीन लेवल तक समझना है कि कैसे एक बिलीफ सिस्टम, कैसे आपकी थॉट आपके जीन्स को भी इम्पैक्ट कर सकती है, तो वो होगी बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। सेल बायोलॉजिस्ट है ब्रूस लिप्टन, उन्होंने लिखी है। इंटरेस्टिंगली एक नेटफ्लिक्स के ऊपर सीरीज आई थी हील करके, जिसमें इन्होंने बहुत सारा ऐसा सब बात किया है। और उन्होंने क्या किया है कि सेलिब्रिटी जो वेस्ट में सेलिब्रिटी होंगे, हॉलीवुड बॉलीवुड, उनको जो ट्रीटमेंट चल रही है ना उसको ट्रैक किया था। और 3 चीजें उन्होंने यूज की थी मालूम है? मतलब हील करके एक नेटफ्लिक्स पे आप देखना, हील अगर नेटफ्लिक्स पे अभी अवेलेबल भी नहीं है, लेकिन कहीं पे सर्च करना हील ऑन नेटफ्लिक्स, तो आपको एक सीरीज मिलेगी। उसमें ये लोग यही बात कर रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जब भी मैंने वो सीरीज देखी था, मैंने 18-19 में देखी थी, कौन सी टेक्निक यूज कर रहा था मालूम? वो ब्रूस लिप्टन या जो डिस्पेंजा, वो लोग ईएफटी अपने क्लाइंट के साथ यूज कर रहा था, हिप्नोसिस, रिलैक्सेशन, इसके बाहर कुछ बात नहीं की उसने। और आप सुनोगे, मैं मेरे को 1000 बार बोलते हुए सुनोगे, मैं ऐसे बोलते बोलते निकल जाता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि यही चीजें अभी पता चल रहा है कि आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर माइंड एंड बॉडी। आप हील देखना, और फिर आप मेरे 2-3 वीडियो लंबे या कहीं पे भी कुछ भी देखना, और आप बोलोगे कि नहीं ये जैनिश 100% ये सब चीजों की बात कर रहा था। ओके, सो प्लेसिब, आपकी बिलीफ सिस्टम, आप क्या सोचते हो क्या नहीं, 100% इम्पैक्ट करती है। दैट इज वेर आई थिंक कि कभी कभी आपका परसेप्शन चेंज होना भी नेसेसरी है। जो डिस्पेंजा को कौन कौन जानता है? उनकी एक मैं खाली एक दो स्टेटमेंट बोलता हूँ जो नॉर्मली इंटरव्यूज पॉडकास्ट में लिखते हैं, प्लीज टाइप इन, कौन जानता है? क्योंकि आज अगर दुनिया में जैसे कुछ लोग फेमस होते हैं ना, तो माइंड बॉडी हीलिंग या मेडिटेशन ये सब चीजों में अगर आज एक सेलिब्रिटी जैसा नाम है या बहुत फेमस है, वो है जो डिस्पेंजा। उनकी बुक्स भी अच्छी है, पढ़नी चाहिए और अप्लाई भी करनी चाहिए। वो आप जब भी सुनोगे ना, वो एक सिंपल 2 चीज की बात करते हैं कि कुछ देर के लिए आप अगर अपनी बिलीफ को सस्पेंड कर सकते हो, जहां पे आप भूल जाओ आप क्या मानते हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का, और प्रेजेंट में आके
एक एक ऐसे स्टेट में जा सकते हो तो वहां पे हीलिंग मिलती है। ही टॉक्स अबाउट इट। हाँ, अगेन वो लोग उतना हाई लेवल पे बात करते हैं, वो तुरंत नहीं होगा, लेकिन उनके पास कुछ कुछ केसेस आते हैं, उसको वो ग्लोरीफाई करते हैं क्योंकि मार्केटिंग भी है। लेकिन दे टॉक अबाउट कि आप कुछ देर के लिए अपनी जो करंट बिलीफ सिस्टम है नेगेटिव डिसीज को लेके, आपकी फ्यूचर की क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ था, उसकी चिंता छोड़ के 10-15 मिनट के लिए खाली प्रेजेंट में आते हो और एक माइंड में ऐसा एक नाइस एनवायरमेंट स्टेट क्रिएट करते हो, तो बॉडी ऑटोमेटिकली बैलेंस में आती है। दैट इज द थीम। अगर आप उसका 1 घंटे का अगर पॉडकास्ट सुनोगे या कुछ पढ़ोगे ना, इससे ऊपर वो अलग अलग वे में आपको समझाएगा, लेकिन यही बोल रहा है। विच इज वेर आई ऑल्सो बिलीव कि कहीं ना कहीं पे आप जो भी बिलीव करते हो, लेकिन अगर आप बॉडी को बैलेंस में लेके आ सकते हो और माइंड को कुछ देर के लिए, कितनी बार सुना होगा मेरे को आपको बोलते हैं कि 20 मिनट कर दो, रिलैक्स हो जाओ 20 मिनट के लिए पूरे दिन में। क्योंकि वो 20 मिनट एक नेचुरल स्टेट बनाती है जहां पे बॉडी ऑटोमेटिकली हील कर सकती है। जब भी आपको बोन अगर लेट से फ्रैक्चर होता है ना, तो वो डॉक्टर प्लास्टर लगाता है, तो प्लास्टर हीलिंग नहीं है। वो प्लास्टर इसलिए कि आगे और ज्यादा उसको डैमेज या उसको मूव ना करो। ऑटोमेटिकली बॉडी उस फ्रैक्चर को हील करता है। मोस्ट ऑफ व्हाट वी डू, अपार्ट फ्रॉम चलो बाहर से दवाई लगा दी एंटीसेप्टिक वो सब, लेकिन बॉडी के पास मैकेनिज्म्स है उसको बैलेंस में लाने के लिए। क्लासिक केस और एक है, जब आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखी होगी, स्टार्टिंग वो जाता है वो जगह पे, और वो उसने वो डॉक्टर रहता है, लेकिन उसको एक इलनेस हो गई। देखो वो भी कभी स्टार्ट कर रहा है जब भी इलनेस हुई, तब तक उसको अक्ल नहीं आई। जो मैं बोल रहा था, वो जाता है वहां पे, वो नेपाल वेपाल काठमांडू, वहां पे वो जो मास्टर रहती है उसको समझाती है कि बॉडी के पास एक हीलिंग एबिलिटी है। वो जो क्या बोलते हैं, वो बड़ा एक सर्जन होता है, बोलता है तू जो करता है क्या करता है, तू उसको जगह पे छोड़ देता है, बॉडी ठीक अपने आप कर लेती है। दैट इज वेयर दैट हैपेंस। लेकिन मूवीज में या जो डिस्पेंजा, मुझे लगता है आप जो देखते हो वो तभी याद आता है जब वो प्रॉब्लम बहुत लॉन्ग टर्म बॉडी में आ जाता है। वो गलत है, क्योंकि मोस्ट लोगों को फिर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बहुत लेट हो जाता है। दैट इज वेयर आई थिंक ये आपको अर्ली प्रिकॉशन हो। और ये स्पेशली यंगर लोग, लेट से अभी जो काम करना स्टार्ट करें, जो शादी करेंगे तो अलग इमोशंस आएंगे, और वो लोग को ये पता चले ना, तो आज से 10 साल बाद उनको प्रॉब्लम स्टार्ट ना हो जाए। कितने सारे हार्ट अटैक के प्रॉब्लम आ रहा है, अगेन कुछ ना कुछ लेवल पे माइंड और बॉडी ये स्ट्रेस बढ़ चुका है। आज जो 20 साल का 22 साल का इंसान स्ट्रेस से गुजर रहा ना, वो आज से 20 साल पहले इतना एज पे कोई गुजरता नहीं था। क्यों? सोशल मीडिया आ चुका है, कंपटीशन आ चुका है, सब लोग देख रहे हैं, डिप्रेशन बढ़ चुका है, एंजाइटी बढ़ चुकी है, और सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी वजह से लाइफस्टाइल ऊपर नीचे हो चुकी है, स्लीप नहीं सही हो रही। दैट इज वेयर माइंड का बहुत बड़ा रोल आ रहा है। बट यू ऑल्सो नीड टू वर्क ऑन बिलीफ सिस्टम्स। तो मेरा आगे मैं सजेशन दूंगा व्हाट नेक्स्ट, बट आई थिंक कि आप क्या सोचते हो, क्या मानते हो, उसका रोल है। बायोलॉजी ऑफ बिलीफ जरूर पढ़नी चाहिए। योर बॉडी कीप्स द स्कोर। जो मैं ट्रॉमा की जब बात करूंगा ना, उसमें आएगा कि आपकी बॉडी कैसे, जो मैं बोल रहा हूँ एक्सटेंशन है माइंड का। तो एक बॉडी, द बॉडी कीप्स द स्कोर करके बुक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो डिस्पेंजा की कोई भी पकड़ लो। लेकिन यू अंडरस्टूड के कुछ ना कुछ लेवल पे, अगर सही तरीके से एक होलिस्टिक वे में लॉन्ग रन में आपको हेल्थ चाहिए, फिजिकल भी, तो माइंड को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मैं बोलूंगा कि पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप सप्रेशन कर रहे हो या फिर इमोशनली ट्रिगर हो रहे हो, या फिर आपके लाइफ में ट्रॉमा है। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हीलिंग अ फिजिकल प्रॉब्लम और अ मेंटल प्रॉब्लम इज अवेयरनेस। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वहां पे आप देखोगे नहीं। तो नेक्स्ट आई वुड से इज, आज से एटलीस्ट, या जब भी आप ये देख रहे हो, अपने आप को कुछ ना कुछ लेवल पे एक अवेयरनेस लाने की कोशिश करो कि यार इमोशंस मेरे लाइफ में कौन से है, मैं क्या फील कर रहा हूँ, कब मैं ट्रिगर हो रहा हूँ या हो रही हूँ। क्योंकि लॉन्ग रन में ये नॉट ओनली आपकी प्रोडक्टिविटी, डे टू डे लाइफ, रिलेशनशिप में इंपैक्ट डाल रहा है, लेकिन आपकी हेल्थ पे भी डाल रहा है। ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वर्किंग ऑन योर इमोशंस टुडे विल हेल्प योर बॉडी टुमारो। तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको 10 साल बाद हार्ट अटैक नहीं आएगा, तो आपका खर्चा भी बचेगा, आपकी लाइफ लॉन्ग लाइफ की लॉन्जेटिविटी भी होगी, और बहुत सारी और चीजें होगी। लेकिन आज अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हो, तो फ्यूचर में नॉट ओनली आप जल्दी बूढ़े हो रहे हो, ये तो अलग स्टोरी है। जो इमोशनल ट्रॉमा से गुजरते हैं ना, उनकी बॉडी बायोलॉजिकल एज, हार्ट की एज, स्किन एज वेल, वो बहुत जल्दी एज करना स्टार्ट कर देती है। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस और इमोशंस आपकी बॉडी के अंदर एजिंग को
और इन्फ्लेमेशन को एक ज्यादा फास्ट कर देता है, विच इज वेयर कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अगर लेट्स से आपको फिजिकल इलनेसेस आ चुकी है या किसी को घर में है या कुछ भी, यू कंटिन्यू टू वर्क ऑन योर बॉडी, लेकिन स्ट्रेस रिलीफ, इमोशंस, वो सब पे भी ध्यान दो। प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि एक हमारा माइंडसेट नहीं है, या फिर हमने कभी समझा नहीं कि इमोशंस का भी रोल है। स्पेशली किसी को क्रोनिक इलनेस आ जाती है तो इमोशंस पे काम करना उसके लिए लास्ट प्रायोरिटी हो जाता है, जो सही है क्योंकि बॉडी में प्रॉब्लम आ चुका है, वो डाइट पे ध्यान देगा, दवाई पे देगा। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे अगर आप अ, अपनी इमोशनल हेल्थ पे ध्यान दो, तो नॉट ओनली वो जो डिसीज का मैनेजमेंट है वो भी बेहतर होता है, लेकिन अगर कुछ चांसेस है ना उसके हील होने का थ्रू मेडिकेशन, थ्रू वट एवर योर डाइट या कुछ भी, वो बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो जहां से गंदा पानी आ रहा है बॉडी में, उसको वहां से सोर्स से रोक रहे हो। और जब उसका सोर्स से वो प्रॉब्लम रुकेगा, तो हो सकता है बॉडी में एक 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 क्लासिक ऐसे मेटाफर देता हूँ। एक गटर है, गटर में गंदा पानी आ रहा है, आप गटर को साफ कर रहे हो, फिर से आ रहा है, फिर वो ओवरफ्लो हो रहा है। आप गटर को साफ करते रहो, कभी भी कंप्लीटली साफ होगा नहीं होगा, क्योंकि आपने सोर्स को रोका ही नहीं है। मतलब हो सकता है कुछ देर के लिए, 1-2 दिन वो साफ लगे, रिलीफ मिले, अच्छा लगे, लेकिन 3 दिन बाद वैसा ही होने वाला है। और अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो वो बढ़ता रहेगा। लेकिन लेट से आपने उसका जो सोर्स है उसको पहले बंद कर दिया, और फिर गटर में जो भी था वो था, उसको साफ करने लग गए, तो वंस वो साफ हो जाएगा ना, तो चांसेस कम है कि उसमें और गंदा पानी आए। विच इज अ क्लासिक केस ये सब इलनेसेस में, कि आप लोग सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हो, जैसे मैंने कैंसर का एग्जांपल दिया, लेकिन आप अगर सोर्स को ट्रीट नहीं कर रहे ना, तो वो रूप बदलती है डिसीज, या फिर उसकी इंटेंसिटी ऊपर नीचे होती है, लेकिन आपको परमानेंट रिलीफ नहीं मिल सकती। सो अगर कुछ चीजें आपको हील होनी भी होगी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे सोर्स से जानी चाहिए। सोर्स क्या है? माइंड है। सोर्स क्या है? इमोशंस है। सोर्स क्या है? ट्रॉमा हो सकते हैं, विच इज वेयर आई विल गो नेक्स्ट। ये मैं कुछ बात कर रहा हूँ जो आप इमोशनली कर सकते हो। अभी कुछ चीजें, कुछ सवाल ऑब्वियसली होंगे, मैं पढ़ भी नहीं रहा कि ये इमोशंस को कैसे ठीक करें। मुझे लगता है अगर आपके पास कोई टूल नहीं है, आप खुद से बहुत सारी कोशिश कर चुके हो, तो थेरेपी से बेहतर चीज नहीं है। कोई प्रोफेशनल के पास जाओ, वो बेस्ट है। अगेन, ये अलग मैं दरवाजा खोल दूंगा कि आप बोलोगे यार यार मैं 10,000 रुपये साइकोलॉजिस्ट को दे के 5 सेशन के लूँ, लेट से, लेकिन वो आपके 10 साल बाद लाखों रुपए बचा रहा है इनडायरेक्टली। लेकिन वो लोग नहीं समझते, वो वैल्यू नहीं समझते, क्योंकि माइंड बॉडी नहीं है ना, वो दिखता नहीं है प्रॉब्लम, वो डेथ नहीं दिखती, वो एक स्लो डेथ है। दैट इज वेर आई थिंक कि बहुत बड़ी वैल्यू है अगर आप ये कर पाओ। अच्छा कोई प्रोफेशनल ढूंढ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, वीडियोस होते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा मेरे वीडियोस, कोई भी वीडियो जो आपको बेसिकली एक रिलैक्सेशन दे रेगुलरली। एक कॉन्सेप्ट आता है रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स करके, जो डिस्पेंजा और बहुत सारे लोग हैं इस फील्ड में, वो बात करते हैं कि कभी कभी बॉडी को एक कॉन्शियस इंटेंशन के साथ आप एक खाली बैलेंस स्टेट में लेके जाओ, तो बॉडी ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें करती है। आज के जमाने की तो बात इंपॉर्टेंट चीज ये है ही, लेकिन अपार्ट फ्रॉम योर स्लीप, अगर आप दिन में बॉडी को एटलीस्ट रिलैक्स कर सकते हैं, तो वो जो फाइट एंड फ्लाइट, क्योंकि कभी कभी क्या हो सकता है आपका माइंड शांत है, लेकिन आपका बॉडी हो सकता है कॉन्स्टेंटली 24 घंटे एक फाइट एंड फ्लाइट में चल रहा है। तो कभी कभी 10, 15, 20 मिनट अगर आप खाली एक प्योर रिलैक्स स्टेट में जाओ, जहां पे आप सो नहीं रहे, आप एक बहुत ही डीप रिलैक्स स्टेट में हो, मेंटली फिजिकली, बट यू आर इन एन काइंड ऑफ अवेक स्टेट, तो वहां पे आपको बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। इसका क्लासिक एक टेक्निक है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, जो कुछ ऑडियोज के थ्रू होते हैं। जैसे मेरे वीडियोस में आप सुनोगे, मैं बोलता हूँ सर से पांव तक रिलैक्स हो, फिर बोलता हूँ सर को ढीला छोड़ो, नाक को, गाल को। वो एक प्रोग्रेसिवली हम लोग रिलैक्सेशन कर रहे हैं। उसका फिजिकल चीज भी हो सकता है, जहां पे क्या होता है वो लोग, अगर आप सर पे हो तो सर के मसल को टेंस करते हो, फिर उसको रिलीज करते हो। मसल क्या है मालूम, उसको प्रेशर देके छोड़ो ना, तो उसमें से टेंशन निकलता है। मसाज वसाज, वो स्ट्रेचिंग, वो सब में आप देखोगे कि थोड़ा उसको स्ट्रेच या सा टेंशन दो और उसको छोड़ोगे ना, तो जब भी छूटता है ना, तो वो रिलैक्स होता है। सो एक होता है फिजिकली, मतलब आप आंख बंद कर रहे हो, आपके हर एक मसल को आप थोड़ा टेंशन में रख रहे हो, और फिर उसको रिलीज कर देते हो, प्रोग्रेसिवली पूरे बॉडी को करते हो, जिससे भी एक रिलैक्सेशन होता है। उसको प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, पीएमआर बोलते हैं। या फिर कोई भी ऑडियो या कुछ भी पावर नैप, कुछ भी करके अपने बॉडी को फिजिकली एक इंटेंशन के साथ एक हीलिंग स्टेट
एक ऐसा स्टेट दो जहां पे वो कंप्लीटली रिलैक्स्ड है, अपार्ट फ्रॉम योर नाइट स्लीप। डेल्टा स्टेट विच इज योर अनकॉन्शियस स्लीप, हाँ उसका बहुत बड़ा रोल है नेचुरली बॉडी को हेल्प करने में, ग्रोथ हार्मोन में, बहुत सारी चीजों में। लेकिन ये देखा गया है कि अगर आपको फिजिकल इलनेसेस है ना, तो हो सकता है स्लीप में भी आपकी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट में है, जहाँ पे आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते वैसे भी। इसी वजह से दिन में आपको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जो आपके बॉडी के अंदर नेचुरल रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे। रिलैक्सेशन का रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि आपकी दो सिस्टम है, समझो थोड़ा मैं साइंटिफिक जा रहा हूँ। एक है स्ट्रेस सिस्टम, जिसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बुलाते हैं, जहां पे आपकी हार्ट रेट ऊपर है या फिर आपको पता भी ना चले ब्लड प्रेशर हाई है और आपके अंदर स्ट्रेस चल रहा है। और दूसरी आपकी पैरासिम्पेथेटिक विच इज बेसिकली आप जब आप स्ट्रेस में नहीं हो तब आपकी हार्ट रेट अच्छी है, ब्लड फ्लो है। जितना ज्यादा आप पैरासिम्पेथेटिक में रह सको उतना ज्यादा ओवरऑल बॉडी के लिए अच्छा होता है, स्पेशली क्रोनिक इलनेस में। लेकिन क्रोनिक इलनेस में मोस्टली आपकी बॉडी इन्फ्लेमेशन या फाइट एंड फ्लाइट में होती है। इसी वजह से ये जो रिलैक्सेशन सिस्टम है उसको इंड्यूस करना पड़ता है, मतलब आपको रेगुलरली कॉन्शियसली एफर्ट करने पड़ते हैं इसमें रहना। तो कोई भी एक्सरसाइज जो आपको अच्छे से रिलैक्स कर सके, आपके बॉडी को एक अलग से मैं एक लाइव करूंगा इसके ऊपर, एक पूरा साइंस है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी का, जो आज मैं पकड़ने गया ना और 3 घंटे लग जाएंगे, कभी करेंगे। लेकिन आप अभी के लिए समझ लो कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, मुझे लगता है अगेन ये थोड़ा यहाँ पे सब कॉन्शियस एलिमेंट आ रहा है, लेकिन एक ऐसा, आप अपनी बॉडी जो है ना वो कुछ ना कुछ वे में एक बैलेंस स्टेट खुद ला सकती है। सो देर इज समथिंग इनसाइड यू दैट कैन हील अ लॉट ऑफ थिंग्स। या ये स्लाइड में या ये कुछ पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको लगेगा स्पेशली आज आज के इस प्रेजेंटेशन में कि ये थोड़ा बहुत साइंस के बाहर निकल रहा है, लेकिन सब कॉन्शियस चीजें साइंस के बाहर की होती है, क्योंकि अगर साइंस उसको अगर सही से वो क्वांटिफाई या उसको स्ट्रक्चर समझ लेना तो वैसे भी वो नहीं होगी। मैं रिकॉर्डिंग डिनाई कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बंद हो जाएगी, किसी ने रिक्वेस्ट की थी। सो योर इनर हीलर इज बेसिकली, मुझे लगता है कि आपका एक डीपर माइंड है जो आपके अंदर फिजिकल चीजें भी हील कर सकता है, मेंटल चीजें भी कर सकता है। और इस इनर हीलर को अगर आपको कुछ ना कुछ वे में पहले तो एक्टिवेट करना है या उसको लाना है ना ऊपर, तो पहले तो मैं मानता हूँ आपकी बिलीफ सिस्टम चेंज होनी चाहिए कि यू नीड टू बिलीव दैट देयर इज अ पार्ट ऑफ यू इनसाइड यू हु हैज मोर नॉलेज ऑफ हीलिंग योर बॉडी एंड योर इमोशंस देन एनीबडी एल्स इन दिस वर्ल्ड। आप लोग एक छोटे से सेल, दो सेल कंबाइन होके उनके पास वो अंडरस्टैंडिंग, वो कॉन्शियसनेस थी कि वो पूरा एक ह्यूमन बीइंग बन गया। जितना सिंपल ये लगता है ना कि सेल मल्टीप्लिकेशन, लेकिन कुछ ना कुछ वे में उन सेल्स को पता था क्या करना है, उनको पता था कि इसको एम्ब्रियो, कभी भी ह्यूमन एम्ब्रियो में ऐसे घोड़ा नहीं बनता, ह्यूमन ही बनता है, बिकॉज देर इज सम कॉन्शियसनेस जिसको पता होता है कि क्या डेवलप करना है, क्या बनना है। ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ केसेस जो लोग अगर खाली इमोशनली थोड़े अच्छे हुए हैं, जहां पे उन्होंने मजे किए हैं, उन्होंने स्ट्रेस कम लिया है, तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली कुछ चेंजेस आए हैं बॉडी में, जो साइंस या कोई डॉक्टर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इवन दो ये केसेस कम होते हैं लेकिन दिखते हैं। विच टेल्स अस दैट देयर इज अ वर्जन और पार्ट ऑफ योर माइंड और वट एवर, एक कॉन्शियसनेस ऐसी है जो आपको हील कर सकती है। और मुझे लगता है ये बिलीफ होनी जरूरी है। अगर ये आपको बिलीफ नहीं है ना, तो आप कितने भी माइंड रिलेटेड प्रोसेस करो उतना काम नहीं करे। लेकिन ये इनर हीलर जो है वो कब ऊपर आता है, तो अभी कुछ चीजें आपको रिपीटेड लगेगी, लेकिन सबसे ज्यादा ये मुझे लगता है टीथा स्टेट, जिस उस दिन मैंने लाइव भी की थी, या आप एक रिलैक्स स्टेट में, एक इमेजिनेटिव स्टेट में होता ना, दैट इज द बेस्ट टाइम योर सब कॉन्शियस माइंड इज एक्टिव। और ये इनर हीलर कभी भी कॉन्शियसली नहीं हो सकता, कॉन्शियस माइंड की प्रॉपर्टी नहीं है हीलिंग या ये मेटाफर्स या कुछ भी बॉडी के, वो एक सबकॉन्शियस है। विच ऑल्सो टेक्स मी बैक टू टू थिंग्स। एक है रिलैक्सेशन, जिसका नेचुरल बाई प्रोडक्ट ये है कि आपका नेचुरल हीलिंग माइंड एक्टिव है, उसके साथ इंटेंशन जोड़ दो। सेकेंड है विजुअलाइजेशन। हम लोग हिप्नोथेरेपी में काफी बार, जैसे मैं जब भी सीख भी रहा था ना, तो हमें स्क्रिप्ट सिखाई जाती थी कि किसी को प्रोसेस करवा रहे हो कुछ, और उसको आंख बंद करवा के लेट से हम लोग बोलते हैं कि आज इमेजिन कर एक सबमरीन है, जिसको हम सबमरीन टेक्निक बोलते थे। और इमेजिन करवाते थे कि सबमरीन स्टार्ट होती है उसके माइंड के अंदर, और उसको पेन है कहीं पे या कहीं पे बॉडी में प्रॉब्लम है ना, तो वो सबमरीन वहां पे जाती है और सबमरीन में से लाइट निकलती है और वहां पे हीलिंग हो रही है। काफी सारे लोग ये स्क्रिप्ट खाली सुनते हैं, जैसे ग्रुप में होता था 20-25 जनों का, लेकिन आंख खोल के बोलता अरे सेशन के पहले मेरे को यहाँ पे पेन था, अभी चला गया।
बिकॉज विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, रिलैक्सेशन, ये नेचुरली आपको ये स्टेट को एक्टिवेट करता है। सेकेंड इज योर बिलीफ सिस्टम। थर्ड आई थिंक इज योर इंटेंशन, कि वो स्टेट में किस इंटेंशन से जा रहे हो। काफी सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, तो वो इंटेंशन क्या है? कुछ लोग खाली करते बोलते मेरा मन शांत होना चाहिए, कोई बोलता है अरे यार मेरे को मेडिटेशन करना क्योंकि ये अच्छा है, या जो भी है। लेकिन मुझे लगता है आप ऐसे प्रोसेसेस किस इंटेंशन से करते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और किस बिलीफ से करते हो, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर समझो आप एक मन में इंटेंशन खाली लेके जाओ कि यार मेरी बॉडी अभी ये 20 मिनट जब भी मैं रिलैक्स होऊंगा ना तभी, या कुछ विजुअलाइज करूंगा, हील होनी चाहिए। और एक बिलीफ सिस्टम, जैसे बोला कि प्लेसिबो इफेक्ट भी रोल प्ले करता है। और फिर खाली जाके उस स्टेट में चले जाओ, कोई विजुअलाइजेशन भी कम करो, तभी भी जस्ट हैविंग दैट इंटेंशन एंड योर बॉडी नोइंग कि ये क्यों हो रहा है, ये स्टेट में क्यों जा रहा है, उसके पास ऑलरेडी नॉलेज है बहुत सारी, जिससे वो हील हो सकता है। यू नीड टू स्टार्ट ऑल्सो, यहाँ पे मैं बोलूंगा आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रस्ट करना चाहिए आप। हिप्नोथेरेपी में क्लासिक ये सीख, और हिप्नोथेरेपी के भी बाहर एनएलपी करके ये होता है, फील्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। उसमें एक प्री सपोजिशन, मतलब बोलते हैं कि आपको ये मान के ही चलना है, ये लिख लो कहीं पे, टैटू कर लो अपने ऊपर, कि हर एक इंसान के अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड है, और उस सबकॉन्शियस माइंड के पास हर एक वो रिसोर्सेस है, अब पहले से है, जहां से वो हील हो सकता है या कुछ बेहतर अपने लाइफ में चेंज कर सकता है। वो बिलीफ नॉट ओनली थेरेपिस्ट में होनी चाहिए, मुझे लगता है जो कर रहा है प्रोसेस उसमें भी होनी चाहिए। बिकॉज एज सुन एज यू अंडरस्टैंड इट, तो आप बहुत सारे दरवाजे खोल देते हो, आपकी बहुत सारी लिमिटेशंस जो है ना वो निकल जाती है, और तब आप प्रोसेस करते हो ना, उससे बाहर का कुछ नहीं होता। मैं 5-6 मिनट कभी मेरे लंबे प्रोसेस में पहले समझाता हूँ ना, वो भी इसलिए समझाता हूँ सो दैट वो बिलीफ के साथ लोग अंदर जाए, वो समझे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगर मैं सीधा स्टार्ट हो गया ना, चलो आंख बंद करो आज हम एक प्रोसेस करेंगे, टेक अ नाइस डीप ब्रीथ इन, वो जो परसेप्शन है वो बिलीफ ही नहीं बन रहा। दैट इज वेयर आई वुड से कि आप कोई भी फ्यूचर में ही अपने लिए किसी को सजेस्ट करो, कुछ भी करो, इंटेंशन, बिलीफ सिस्टम, फिर रिलैक्सेशन, विजुअलाइजेशन, एंड अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ वर्जन इनसाइड यू। और इसको मैं यही कॉन्सेप्ट को मैं यूज करता हूँ इनर ड्रीमर के लिए। जैसे मैंने लूसिड ड्रीमिंग का वर्कशॉप किया था ना, मैंने ये भी बोला था कि आपके अंदर एक ड्रीमिंग स्टेट भी है, एक वर्जन है जो आपको ड्रीम करवाता है। आप डिसाइड नहीं करते कि सपने में आज क्या आएगा, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक ऐसा ड्रीमर है जो डिसाइड करता है। और वहां पे मैंने बात की थी हाउ यू कैन कनेक्ट टू योर ड्रीमर। वैसे ही आई थिंक अगर आपके अंदर एक इनर हीलर है, यू नीड टू हैव एन इंटेंशन टू कनेक्ट विद इट। एक अपने मन के साथ भी एक कनेक्शन बनाओ, वेर यू खाली एक कॉन्शियस माइंडफुल प्रैक्टिस हो, जहां पे बोलो कि मुझे पता है तू मेरे अंदर है, एंड आई वांट यू टू कम आउट, आई वांट टू हील सर्टेन थिंग्स इनसाइड मी। जब आप वो कनेक्शन या वो रेपो बनाओगे ना अपने इनर हीलर के साथ, या जो भी आप मानो उसको, वो ऑटोमेटिकली फिर ऐसे स्टेज में ऊपर आके आपको बहुत सारी चीजें करेगा। अगेन विल बी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम तभी इसमें और डिटेल में जाने, टेक्निक्स है जिससे आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन आज जैसे मैंने कुछ टिक किया है। लेकिन होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल रही है, ऐसा नहीं हो रहा कि फ्री में बैठ के कुछ ऐसा अपना खुद का वर्कशॉप बेच रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ टॉपिक लेके, और मुझे चाहिए कि आप लोग कुछ नया सीखो और समझो, बट देर इज अ वर्जन यू इनसाइड यू, राइट। फिर क्लासिक सबसे और एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी धीरे धीरे थेरेपी इंडिया में, लेट से, या ट्रॉमा, या ये वर्ड्स अभी धीरे धीरे सोशल मीडिया या फिर कुछ भी मान लो कि ये जो इम्प्रूवमेंट है टेक्नोलॉजी में, या लोगों की सोच आगे बढ़ रही है, दे आर अंडरस्टैंडिंग कि ट्रॉमा का रोल है। कुछ लोगों आप देखोगे ना ट्रॉमा से, जैसे एक मतलब लेट से कुछ हार्ट ब्रेक हो गया, या फिर ना किसी की डेथ हो गई, या पैसे का लॉस हो गया, 10 दिन में पूरा पतला हो जाएगा इंसान, जितना सब सब वेट बॉडी निकाल देगा। खा कैलोरी डेफिसिट छोड़ दो, वो खाया भी रेगुलर डाइट, उसने किया सब कुछ सही, जो करता था वही लाइफस्टाइल थी, लेकिन खाली एक दुख ऐसा आ गया जिसने बॉडी के अंदर से इतना फास्ट वेट लॉस करवा दिया, जो कोई, अगर आप वेट ट्रेनिंग में जाओगे या कोई डाइटिशियन बोलेगा इतना जल्दी थोड़ी वेट लॉस हो सकता है, ये 600 कैलोरी कम लाओ तो आपको 10 महीने बाद इतना वेट कम होगा। 10 दिन में क्यों हो गया? क्योंकि आपके ट्रॉमा, आपके इमोशंस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपके बॉडी के ऊपर। कुछ लोगों में डायरेक्टली दिख जाता है, कुछ लोगों में दिखता ही, स्पेशली जो लोग एंजाइटी डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम फिजिकल हेल्थ वो भी है। कोई बोल रहा है मेरे को नींद नहीं आ रही, कोई बोल रहा है मेरे को इमोशनल प्रॉब्लम है। सबका कहीं ना कहीं पे एक्सपीरियंसेस में तो रोल है, आपको कुछ ना कुछ। और ट्रॉमा मतलब ऐसा नहीं बड़ा ही होना चाहिए कि आपका रेप ही हो जाए या आपने कुछ बड़ा देखा। छोटा सा भी इमोशनल आपके अंदर फ्लक्चुएशन आता है नेगेटिवली, दैट इज कंसिडर्ड एज अ ट्रॉमा फॉर योर माइंड एंड बॉडी। एक छोटा बच्चा था, उसकी मम्मी उसको नहीं मिल रही ना रात को, तो उसके लिए वो ट्रॉमा है।
क्योंकि वो मम्मी के लिए बड़ी चीज नहीं हो सकती, अरे मैं 2 मिनट के लिए गई थी, लेकिन उसको 2 मिनट में जो फील हो गया ना, दैट इज अ ट्रॉमा फॉर द माइंड एंड बॉडी। और बॉडी वो रखता है, बॉडी अलग अलग ट्रॉमा की एनर्जी को, मेमोरीज को, जो अनकॉन्शियस है, कुछ चीजें तो आपको याद होंगी, उसके बाहर भी अनकॉन्शियस इतने सारे ट्रॉमा या मेमोरीज हैं ना आपके पास, जो आपको पता भी नहीं है, क्योंकि वो सब कॉन्शियस है, लेकिन वो मूवीज अनकॉन्शियसली चलती है। वर्किंग ऑन देम इज नेसेसरी। कभी कभी ट्रॉमा या ऐसी सब चीजों पे डायरेक्टली काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सेल्फ हेल्प में आप कुछ चीजें, ब्रीदिंग, कुछ टेक्निक्स कर सकते हो, कुछ पॉजिटिव हैबिट, जैसे मैं कुछ टेक्निक्स करवाता हूँ। मैं मोस्टली, मेरी पॉजिटिव की होती है, क्योंकि सबके ट्रॉमा, सबकी स्टोरी अलग होती है, सबके माइंड यूनिक है। दैट इज वेयर आई थिंक आपको एक कोई कोच या कोई थेरेपिस्ट, कुछ ना कुछ वे में, अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये हील होने से मेरी लाइफ में प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। मैं लिखा है कि ट्रॉमा पे काम करना जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप खुद कर पाओगे। वो ट्रॉमा भी इसलिए है अभी तक, क्योंकि हो सकता है आपने उसमें से वो लर्निंग, वो इमोशन खुद ड्रेन नहीं कर पाए या माइंड नहीं कर पाया। दैट इज वेर एक्सटर्नल इनपुट इनपुट ज्यादा लगता है इस चीज में। अगेन मैं मेरा कुछ सेल नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इसके बाद अगर मेरे को 10 जन के मैसेज आएंगे ना, सर थेरेपी चाहिए आपसे, मैं ना ही बोलूंगा, क्योंकि मेरे पास स्लॉट्स नहीं है। गो टू एनीबडी हु कैन हेल्प यू, गो टू अ प्रोफेशनल, अनलेस आप खुद कर सको। और आपको जो खुद ट्रॉमा के ऊपर कर सकते हो ना, उसके ऊपर मैंने डाल दिया है, जो मेरे पास था वो मैंने एक वर्कशॉप डाला, ईएफटी डाला। उससे बाहर आप खुद से नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आप मेरे सामने बैठे हो, आप लोग कहीं पे मिल रहे हैं या फिर कुछ सेशन चल रहा है वन ऑन वन, वहां पे मैं 10,000 चीजें आप पे कर सकता हूँ, लेकिन वो मैं सिखा के चले जाऊं, आप खुद पे नहीं कर पाओगे। दैट इज वेयर आई वोंट गो इनटू इट, बट अंडरस्टैंड दिस। बट अगर मैं पूरा इसको थोड़ा समराइज कर दूं, हमने क्या समझा कि बॉडी के ऊपर माइंड का बहुत बड़ा रोल है, माइंड और बॉडी बहुत बड़े वे में कनेक्टेड है। और क्योंकि ये कनेक्टेड है, आपके इमोशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सप्रेशन नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको कुछ चीजें ऐसे करनी है, रिलैक्सेशन, विजुअलाइजेशन, कनेक्टिंग टू योर इनर माइंड, हैविंग द राइट बिलीफ सिस्टम टुवर्ड्स योर माइंड एंड बॉडी, एंड वर्किंग ऑन योर ट्रॉमास। और आप अगर ये आप सही से करते हो, तो बहुत बड़े वे में आप अपने माइंड और बॉडी को हेल्प कर रहे हो। लॉन्ग रन में आपको बहुत फायदा हो। मजा आया? पहले तो ये पूछना चाहूंगा, आपने कुछ नया सीखा? इंटरेस्टिंग था कि नहीं, पहले वो लिखो, एंड देन मैं आगे जाता हूँ। सो ऑब्वियसली, या आप जो ग्रुप में हो वहां पे ये होते रहता है ऐसे, लेकिन हो सकता है, क्योंकि मैंने ये 1 घंटे में भी खत्म किया, क्योंकि चांसेस है, क्योंकि यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पे मैं एक छोटा सा, ज्यादा, या तो इंस्टाग्राम पे जो मिनिमम प्राइस होगी, क्योंकि आई थिंक वो एक $5 है, जो 250 या 200 रुपये होते हैं, और यूट्यूब पे तो बहुत कम हो सकती है। कहीं ना कहीं पे मैं मेंबरशिप खोलने वाला हूँ, सब्सक्रिप्शन। वो क्यों खोलने वाला हूँ? क्योंकि मैंने ये देखा है मेरे लाइफ में कि काफी सारे लोगों को एक तो सवाल होते हैं, लेकिन अगर समझो 50 जन भी है ना, तो बहुत सारे सवाल आ जाते, तो सबको पर्सनली नहीं कर सकते। तो मेंबरशिप में ये फायदा होगा कि कम लोग होंगे, जिससे एक तो है कि आपको, अगर सब लाइव होंगे जहां पे आपके डायरेक्ट प्रॉब्लम एड्रेस होंगे, मतलब बेसिकली आप समझ लो आपके पास एक थेरेपिस्ट है, जिससे आप सवाल जवाब कर सकते हो, तो आप कितना पैसा भरोगे? तो वैसा है। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आप लोगों की, तो एक फायदा ये होगा वो मेंबरशिप में, कि आप लोगों को डायरेक्टली, जब भी लाइव होंगे, वो मेंबर्स ओनली जब होंगे, तब आप डायरेक्टली मुझे बात कर सकते हो। सेकंड, ऐसी कुछ टॉपिक्स या फिर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो मुझे लगता है थोड़े एडवांस टॉपिक्स है, जो हो सकता है कि मैं अगर डालूं तो काफी सारे लोग समझ ना पाए, या फिर काफी एडवांस हो जाएगा, जिससे वैसे भी व्यूज या वो नहीं आने वाले, तो वो मेंबर्स ओनली होंगे, तो ज्यादा एडवांस चीजें आएंगी। और बहुत सारी ऐसी, क्या बोलेंगे, लाइव्स होंगी जहां पे वो मेंबर्स के लिए होंगी। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 250-300 रुपए पर महीना एक थेरेपिस्ट, जो मुझे लगता है, अगेन इसलिए नहीं कि आज इस पे मैंने 10 बार आपको बोला कि थेरेपिस्ट रखो, वो अपने खुद के ट्रॉमा तो आप खुद ही जाके करो। तो चांसेस है कि मैं कहीं ना कहीं पे सब्सक्रिप्शन खोलूं, सो दैट थोड़ा एक नैरो डाउन हो, और जो लोग इंटरेस्टेड है वो थोड़ा बहुत आ पाए। और अपना भी थोड़ा बहुत, लेट्स से कि अगर 10, 20, 30 जन होते हैं लाइव में, तो छोटा एक ग्रुप रहे। देखते हैं। डिटेल्स नहीं होती, सीधा यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे सब्सक्रिप्शन ही होता है, तो आपको एक सब करना पड़ता है, मेरे मेरे तरफ से लिंक विंक नहीं आती कुछ भी। वो मेंबरशिप होती है, वो आप मेरे पेज से जाके ही वो आ जाएगा सब्सक्रिप्शन का, वहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे मेरे थ्रू डायरेक्ट नहीं आती। चाहिए तो ग्रुप में डाल दूंगा वो, जब भी आती है लिंक, लेकिन वो आप खुद ही कर सकते हैं। अभी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप लोग, जैसे मेरे 9 बज रहे, मैं आज 8, 8, 8, 8 घंटे की शिफ्ट करके आया, फिर मैंने ये घंटे का लाइव किया, मैंने डिनर भी नहीं किया, तो आप लोग 15-20 मिनट कोई भी सवाल है आज से रिलेटेड, वही लूंगा आज प्लीज मैं।
आज जो टॉपिक्स मैंने कवर किए उसके बाहर के हो सके तो आप कभी और लाइव में करेंगे। आज से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक के आपके पास कुछ ना कुछ वे में ये हो तो प्लीज बताइए। हिप्नोथेरेपी की डिटेल्स ऑलरेडी आपके ग्रुप में है। अक्टूबर के फर्स्ट और सेकंड जो वीकेंड है, सैटरडे संडे, तब हो रहा है। उसका फायदा मैं बोलूं कि अगर आप लेट से वो डेट्स पे अटेंड नहीं भी कर पाओगे तो आपको रिकॉर्डिंग मिलती है, उसके साथ साथ आपको वैसे भी फ्यूचर के सेम बैच, मतलब समझो सेम अगर बैच फिर से, और उसमें फ्री री एंट्री है। तो अगर आपने समझो नहीं मिस कर दिया या फिर आपको रिवीजन करना है या फिर से प्रैक्टिस करनी हो तो आप लाइफ टाइम के लिए आ सकते हो। सो इवन दो अक्टूबर फर्स्ट सेकंड वीक आपको नहीं भी जमता तभी भी आप साइन अप कर सकते हो। और डिटेल्स और पीडीएफ ऑलरेडी वो ग्रुप में थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करोगे और ये जो अपना अनाउंसमेंट वाला है उसमें मिल जाएगी। इंस्टा पे नहीं डालूंगा, अगर सबमरीन का डालूं क्योंकि सबमरीन लंबा होगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे 15 मिनट का ही डाल सकता हूँ फोन से। तो अगर होगा, अगर सबमरीन का किसी को चाहिए तो मैं यूट्यूब पे डालूंगा 30-40 मिनट का, तो आप सही से कर पाओगे। वो 15 मिनट में क्या होता है, स्पीड में जाना पड़ेगा, वो मजा नहीं आएगा। अभी के लिए मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, जो जो हाथ ऊपर कर रहा है उसको वन बाय वन बोलूंगा। सॉरी ये स्कूल जैसा लग सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है सब साथ में बोलते हैं ना तो मजा नहीं आता। तो मैं एक एक करके नाम बोलूंगा तब अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हो और फिर आप लोग आपके सवाल ले लूंगा। अल्लाह, तो पहला तो आकांक्षा, प्लीज आप पूछ सकते हो अपना सवाल, उसके बाद विकास आप पूछ सकते हो। हेलो सर। हेलो। एक्चुअली मैं 9th 10th के ना मेरे को पैनिक अटैक्स आते थे, मतलब मुझे पता नहीं था उनके बारे में। तो ये जो डॉक्टर थे, मैंने उनको बताया। तो मैं मुझे हमेशा से ना दवाई से फोबिया रहा है, तो मैंने उनसे बोला कि मैं दवाई नहीं खाऊंगी। तो उन्होंने मुझे बोला मेडिटेशन करने के लिए, मैंने मेडिटेशन करना शुरू करा। ठीक है, मैं तब से करती हूँ। और मेरा जो पैनिक अटैक वगैरह है वो मैं ये बोलूँगी बंद नहीं हुए हैं, बट बहुत मिनिमम लेवल पे हो गए हैं। जैसे अभी भी लाइफ में मेरी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे मैं मतलब उस ट्रिगर वाले जोन में चली जाती हूँ। और मैं अब मेरा मेडिटेशन का जो लेवल है वो ऐसा हो गया है कि मैं आधे घंटे, मिनिमम मेरा आधे घंटे है, वरना मैं 1 घंटे ही मतलब बैठ के मेडिटेशन करती हूँ। और वो प्योर थॉटलेस वाली स्टेट होती है। तो मतलब मुझे ये चीज जाननी है कि ये मतलब जब मैं इतनी अच्छी तरीके से मेडिटेशन कर रही हूँ, अभी तक वो चीज मेरे मतलब गई क्यों नहीं है? मैं अभी भी आज भी कभी क्योंकि कभार पैनिक आप हो आप आपने जो रीजन है उस पर काम नहीं किया ना, आप तो बॉडी पे या मेडिटेशन करके अपने बॉडी को शांत कर रहे हो। लेकिन वो जो जाती हूँ। रीजन होगा कि क्यों चालू हुआ, जो कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे या कुछ माइंड ने सबकॉन्शियसली सीखा होगा, उस पर तो एड्रेस हुआ ही नहीं ना कुछ। दवाई भी लेते तो दवाई से भी सिम्टम्स में ही कुछ ना कुछ होता। सो अगर एक्चुअली में इसको जड़ से निकालना है तो मेमोरीज या फिर कहाँ से आ रहा है सबकॉन्शियस कोई रीजन है कि नहीं, उस पर जाना पड़े। विच इज वेयर आई वुड रिकमेंड यू टू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट। दवाई तो वैसे भी आपको फोबिया है तो वैसे भी नहीं लोगे। साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, अगर वो सही डायरेक्शन में आपको लेके जाता है कि ये जो पैनिक है उसका रीजन क्या है, माइंड में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसको ठीक करेगा। विच विल इवेंचुअली हेल्प के वो लॉन्ग रन में, अगर वो सही होता है रीजन कॉज, तो परमानेंटली इसको बंद करे। मेक सेंस? हाँ, थैंक यू सो मच। और एक चीज और पूछनी थी। मैं आपकी रिसेंटली ना वो जो रिलैक्सेशन वाली वीडियो है आपने जो कोई डाली थी रिसेंटली, प्रोसेस पूरा मैं उसको करती हूँ। तो जब मैं करती हूँ ना, तो जब आप बोलते हो सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करना है, तो मैं करती हूँ। मैं वहां पे ना हमेशा डाल लगता अपना है। एक स्टेप होती हूँ जहाँ पे एक लड़की है जो बहुत डरी हुई बैठी है, मतलब दैट इज मी, तो आई नो। जैसे पर मैं कुछ ना हमेशा कुछ लेवल पे वो उसको, सबकॉन्शियस इंडिकेटर ही है ना, कि फियर फियर एंजाइटी साथ में चलते हैं वैसे भी। मुझे ऐसा लगता है वो मेरा वहम है, शायद मैं गलत चीज देख रही हूँ, तो मतलब ऐसा नहीं होता, क्या नहीं। होता है कि इवन दो पॉजिटिव प्रोसेस स्टार्ट करो ना, ऐसा कुछ कभी कभी क्या होता है कि आपका अनकॉन्शियस माइंड जिसको पहले ऊपर लाना चाहता है या जिसकी तरफ आपका ध्यान लेके जाना चाहता है ना, वो आपको दिखता है। बहुत बार कुछ कोई लोग लिखते हैं कि जब मैं अंदर गया मुझे घबराहट होने लग गई, फॉर एग्जाम्पल, क्लासिक है। हम्म, विच इज नॉट हम्म, बिकॉज के वो सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे थे कुछ गलत कर रहे हैं या फिर उसका क्या वहम है, लेकिन सब हम्म, कॉन्शियसली कुछ ना कुछ लेवल पे वो पहले सरफेस पे आ गई, जब भी माइंड में जब भी टाइम लेके जाना स्टार्ट किया, विच इज एन इंडिकेटर दैट इट नीड्स टू हील। सो देयर इज अ वर्जन ऑफ यू दैट यू सी हु हैज फियर, और वो आपके माइंड में अगर होता नहीं लेट से तो वो कभी दिखता भी नहीं। हम्म, और सोचो ऐसा पॉजिटिव प्रोसेस भी कर रहे हो, रिलैक्सेशन ये सब, लेकिन वही दिख रहा है ना, विच अगेन यू डोंट नो, बट एज अ थेरेपिस्ट मैं क्लियरली पता चलता है कि ये आपका एक वर्जन है जो सबसे पहले हील होना चाहिए, और आपका माइंड आपको दिखा भी रहा है।
विच इज अ गुड थिंग। बहुत बार क्या होता है, कुछ लोगों को ये दिखता भी नहीं है, अगर दिखे ही नहीं तो हील कैसे करें, बट फॉर यू यू कैन सी इट, हम्म। विच टेल्स यू देयर इज अ फियरफुल पार्ट, अ वर्जन ऑफ इनर चाइल्ड बोल दो या पार्ट बोल दो सबकॉन्शियस का या माइंड का, जो हील होना चाहिए। तो अगर मैं आपके जगह पे हूँ, अगेन इवन तो प्रोसेस पॉजिटिव के लिए, मैं तो अगर वन ऑन वन थेरेपी चल रही है लेट से, तब तो अगर आप बोल दो अरे यार मैं रिलैक्स नहीं हो पा रही क्योंकि मुझे फियरफुल दिख रहा है, तो मैं 10,000 चीजें कर लूँ उसके लिए। लेकिन मेरे वीडियोस हम्म। में क्या ये है कि पॉजिटिव ही होते हैं, और मैं ये कंटिन्यूसली बोलूंगा क्योंकि मैं तो अज्यूम कर रहा हूँ कि लाख जन देख रहे हैं और वो प्रोसेस कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे एटलीस्ट। तो उसमें वो कर नहीं सकते, लेकिन यू नीड टू नाउ फिगर आउट कि कैसे फियर को टैकल करो, कैसे मेरे अंदर एक फियरफुल वर्जन है, थोड़ा रिसर्च करो कि उसको हील कैसे करो। तो अगर कोई भी आप नहीं, अगर कोई भी मेरा कोई प्रोसेस या कोई किसी का भी कर रहा है या मेडिटेशन भी कर रहा है, और सबसे पहले ऐसा कुछ दिखता है या फिर कुछ और ऊपर आता है ना, जो इंटेंशन था उससे, इट इज एन इंडिकेटर कि वो आपके माइंड में है और सबसे पहले जाना चाहिए, और माइंड आपको दिखा रहा है। अगर आप उसको इग्नोर करने लग गए ना, तो हो सकता है 3 4 5 बार के बाद वो नहीं दिखे आपको, लेकिन इसका मतलब ये है कि माइंड ने सोच लिया कि इसको मैं 3 बार सिग्नल दे दिया लेकिन ये समझ नहीं रही, तो अभी ये हील नहीं होगा, और वो फिर अंदर चले आता है, अनकॉन्शियस फिर से हो जाता है। तो फॉर यू इट इज एन गुड इंडिकेटर। क्योंकि मैंने काफी बारी आपकी जब प्रोसेस करे ना रिलैक्सेशन वाले, तो मुझे मैक्सिमम टाइम दिखा है, बट आई यूज टू हाँ, इग्नोर वो तो क्योंकि मुझे क्लासिक है। लगता था कि जैसे मैंने सबसे पहले जब हिप्नोथेरेपी में सीख रहा था ना, इंटरेस्टिंगली, तो हम्म। हम लोग को क्या होता है कि जो जो सीखने आया होता है उसके साथ ही प्रैक्टिस करना होता है। तो जब भी मैं रिलैक्सेशन किसी को स्टेयरकेस के नीचे पहली बार लेके जा रहा था, वो तो खाली क्यूरियोसिटी की वजह से आई थी। वो अराउंड 65 70 ईयर्स की आंटी थी। तो वो जैसे ही स्टेयरकेस से नीचे जाना चालू करें तो छोटे बच्चों की तरह रोने लगी, और मैं तो सीख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ अरे मैं तो रिलैक्सेशन करवा और ये रो क्यों रही है। उसको मेमोरी याद आ रही है बचपन की कुछ। हाँ, तो ट्रेनर आए, वो सब किया, लेकिन इट वॉज अ गुड लर्निंग सेइंग दैट इवन दो आपका इंटेंशन कुछ भी हो, लेकिन माइंड को अगर कुछ हील करना है, और अगर माइंड में कुछ है जो सबसे पहले जाना चाहिए बिफोर दे कैन अचीव समथिंग, तो वो दे देगा। स्पेशली क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जगते हुए कॉन्शियसली सोते हुए तो कभी आपने देखा नहीं है, लेकिन चलो तू सब कॉन्शियस में अभी मैं जा रही हूँ ना, तो माइंड के पास ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें कुछ दिखाने की। तो स्पेशली तुम्हें दिख रहा है, अगर उसको आप कुछ ना कुछ वे में काम करोगे, हील करोगे ना, तो उससे बेहतर कोई प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि आपने एक नेगेटिव वर्जन को पकड़ के हील किया। 1,000 जन है जो लोग पॉजिटिव कर रहे हैं, लेकिन उनके माइंड ने कभी उनको ये दिखाया नहीं एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, या ऐसा कोई लेयर सामने से नहीं दिया। आपको और बहुत सारे लोगों को देते, लेकिन वो मैं कमेंट में या किसी से पूछते भी है, लेकिन मैं सबको दे नहीं पाता आंसर, बट ये रीजन है। ओके, तो मैं मतलब फिर आई शुड कंसल्ट अ थेरेपिस्ट देन। वो अब फिर आप जैसे फियरफुल पार्ट या इनर चाइल्ड के लिए आप खुद से भी 1,000 चीजें कर सकते हैं। सो नाउ वंस यू नो इट, आप देखो कि आप आपके रिसोर्सेस क्या है, आप कितना खुद कर सकते हो, या फिर अगर नहीं कर सकते तो क्या आप थेरेपी ले सकते हो ना, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बट ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ओके, ठीक है, बस मुझे ये जानना था, थैंक यू सो मच। हाँ विकास। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे व्हाट आर द पॉजिटिव वे टू वेंट आउट इमोशंस, लाइक जैसे हम किसी को सजेस्ट करते हैं कि हम जर्नलिंग कर सकते हैं, स्क्रिबलिंग या फिर ड्राइंग कर सकते हैं। अपार्ट कुछ फ्रॉम भी दैट कर इसके सकते अलावा भी कुछ हो हो। सकता है? एक तो मुझे लगता है कि अपना ईएफटी जो मैं 1,000 बार बोलता हूँ, वो वेंटिंग आउट नहीं होता, लेकिन वो बहुत सारा सप्रेशन निकाल देता है। तो वो एक है। दूसरा मुझे लगता है कि ब्रेथ वर्क से होता है। अगेन मैं कभी डिटेल में उसमें जाऊंगा, लेकिन कुछ ब्रीदिंग पैटर्न्स या कुछ चीजें होती है जहाँ पे ब्रेथ के थ्रू आप इमोशंस को, आप कुछ वीडियोस भी देखो जहाँ पे कोई एक ब्रीदिंग स्टाइल पकड़ लेता है फिर उसको रोना आ जाता है या कुछ करता है। तो मुझे लगता है कि वेंटिंग में एक ब्रेथ वर्क का प्रोसेस है जो बहुत यूजफुल हो सकता है। कभी मैं करूंगा इसके ऊपर वर्कशॉप करना है तो वो है। जैसे एक विम दूसरा हॉफ जैसे ब्रेथ टेक्निक है बहुत सारी होती है। वो। उसके साथ साथ वेंटिंग आउट में जर्नलिंग आप जैसे बोल रहे हो, लेकिन मुझे लगता है जर्नलिंग वो सब के साथ साथ आपको इमोशंस भी फील करके वो बाहर निकलने चाहिए। खाली लिख दिया थॉट वो नहीं, कि आप फील कर रहे हो कि नहीं। फिर अगर गुस्सा आ रहा है तो पंचिंग बैग होती है। एनीथिंग दैट कैन हेल्प योर बॉडी रिलीज दैट एनर्जी, तो 100% काम करता है। लेकिन ईएफटी आई वुड से एक बहुत अच्छा एक वे होगा, और एक ब्रेथ वर्क होती है। अगर आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो, लेकिन मैं कभी ना कभी करूंगा। अगर जैसे बात निकल गई तो अभी मेरे ध्यान में आ गया ना, तो मैं करूंगा। लेकिन अगर आप सर्च करो ना कि ब्रीदिंग फॉर वेंटिंग आउट इमोशंस या ब्रीदिंग टेक्निक्स फॉर वेंटिंग आउट, तो बहुत सारे आपको मिलेंगे। कुछ लोग सिखाते हैं, जैसे माइंड वैली में भी एक, माइंड वैली अगर किसी ने सुना है, उसमें भी एक आया था ब्रेथ वर्क सिखा रहा था, उसमें बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट है। दूसरा ओके। विजुअलाइजेशन क्योंकि भी हो सकता है, जैसे कुछ स्क्रिप्ट्स होती जैसे है, कि जैसे मेरा कुछ है जहाँ पे आप हाँ जी। इमेजिन कर सकते हो कि कोई इमोशन है,
और आप वो को एक उससे रिलेटेड विजुअलाइजेशन होता है ना, तो नॉट ओनली आप वो गुस्सा वहां पे फील करके रिलीज करते हो, कभी कभी क्या होता है फिजिकली आप रिलीज नहीं कर सकते। लेट से आपको बॉस के ऊपर गुस्सा है तो उसको जाके गाली नहीं दे सकते, लेकिन विजुअलाइजेशन में उसको सब गाली दे सकते हो। समझ रहे हो? सो दैट इज वेयर बहुत एक, जैसे साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं साइको ड्रामा। मतलब बोलते हैं इमेजिन का तेरे सामने एक चेयर है और चेयर पे वो इंसान बैठा है, तो वो क्या बोलना है उसको, तो वो पूरी तरीके से मान लेता है कि सामने वो इंसान है और वो गाली दे लेगा, वो बोल देगा सो दैट वो वेंट आउट हो जाए। तो हिप्नोथेरेपी में कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं हिप्नो ड्रामा। यही चीज होती है जो फिजिकली उसके बदले वो इमेजिनेशन में करवाते हैं, जिसका हमने बहुत बार देखा है कि बहुत यूजफुल होता है। लेकिन कभी कभी आपको बाहर से इनपुट चाहिए, लेकिन ये कर सकते हो कि अगर समझो किसी के ऊपर है या कुछ है, तो आप एक विजुअलाइजेशन का प्रोसेस पकड़ सकते हो, जहाँ पे एक डीप स्टेट में जाके आप वो जो भी आपको बोलना था या रिलीज करना था या किसी पे गुस्सा जो भी है, वहां पे इमेजिनेशन में वेंट आउट करो। लेकिन जितना डीप ट्रांस होगा उतना बेहतर वो माइंड वेंट आउट करेगा। तो वो भी एक ऑप्शन है। ये पास्ट ट्रॉमा भी हील कर सकते हैं इससे, मतलब या प्रेजेंट में ही अगर हमें कोई सिचुएशन में प्रॉब्लम है, लाइक जैसे मुझे 2-3 दिन करते पहले, हफ्ते पहले कोई प्रॉब्लम है वो, या फिर कोई पास्ट ट्रॉमा जो बहुत हैं, लेवल तक इम्पैक्ट कर रहा है हमें। कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी पास्ट के ट्रॉमा वो सब है ना डिफिकल्ट हो जाए, खुद से करना डिफिकल्ट हो जाता है। मैंने एक ट्रॉमा के ऊपर ऑलरेडी वर्कशॉप डाला हुआ है, लेकिन वो भी था कि आप खुद से क्या क्या कर सकते हो, तो वो एक बार देखना यूट्यूब पे ही है, ट्रॉमा कुछ लिखा हुआ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें भी एक लॉजिक है कि ट्रॉमा माइंड, जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कुछ सालों पहले इससे भी खराब कुछ हुआ होगा ना, आज आप उससे ओवर हो चुके, लेकिन उससे हो सकता है थोड़ी छोटी चीज हो, लेकिन आज भी माइंड पकड़ के बैठा है। सो वी, क्योंकि ये सब कॉन्शियस और ऑटोमेटिक प्रोसेस है ना, हमें नहीं पता कि माइंड क्यों कुछ ट्रॉमा को पकड़ के ही रखता है और कुछ उससे भी बड़े हैं उसमें से वो बाहर निकल के आ चुका है। सो दैट इज वेयर कभी कभी एक पर्सनल लेवल पे हो सकता है वो लर्निंग, या वो खुद आप परसेप्शन नहीं लेके आ पाए, माइंड लेके नहीं आ पाएगा, वहां पे आपको बाहर का इनपुट या बाहर का एक लॉजिक चाहिए जहाँ पे थेरेपी काम आती है। सो दैट दैट विल बी द सेकेंडरी थिंग कि अगर खुद से नहीं कर सकते तो बाहर से होगा। और यही डिफिकल्टी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे चैनल पे मैं पॉजिटिव नहीं ना, मैं ये डाल दूं ना कि हील, आज का हिप्नोसिस है जहां पे आप अपने बचपन की सब मेमोरीज हील कर दोगे, आज का हिप्नोसिस है जब आपके ट्रॉमा हील करोगे, तो वो सबसे ज्यादा चलेगा। लेकिन वो कर ही नहीं सकते क्योंकि सबके ट्रॉमा सबके प्रोसेस अलग है, जो खुद से वो कर ही नहीं पाएंगे इमेजिन, मैं जो बोलूँ। हाँ, कुछ मेटाफोरिकल प्रोसेस हो सकते हैं जो इनडायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको करना है ना खुद से, तो ईएफटी इनडायरेक्टली उसको जड़ से निकाल सकती है खुद से, अगर आप सही से करो तो। सेकेंड, थेरेपिस्ट। ओके, ये था, थैंक यू सो मच। हेलो अश्मिता। हेलो सर। हेलो। वो आपकी वीडियो में मैं अच्छे से इमेजिन ही नहीं कर पाती हो सीढ़ियों से सकता है बहुत नीचे। सारे लोगों को कि कुछ लोगों जैसे, इसमें भी पूरी एक रेंज होती है। कुछ लोग आराम से विजुअलाइज कर सकते हैं, कुछ लोग कहीं पे बीच में होंगे और कुछ लोग नहीं कर पाते। तो और मेरे वीडियोस में क्या होता है, स्पेशली अगर चलो हिप्नोथेरेपी चल रही है, कोई एक ही सामने बैठा है ना, उसके साथ हजार चीजें आप कर सकते हो सो दैट वो ट्रांस में जाए। लेकिन मेरे वीडियोस में क्या होता है, एक पेस रखनी पड़ती है और एक अजम्पशन होता है कि जो लोग विजुअल्स होंगे वो कर लेंगे, जो इमेजिन कर पाते हैं। तो पहला तो है कि आप अकेले नहीं हो। हिप्नोथेरेपी में एक रेंज है कि 30% लोग हाईली ये आराम से कर पाएंगे, फिर कुछ है 30 से 70% जो बीच में है, और फिर 30% ऐसे भी है जिनको कुछ विजुअलाइज नहीं होता। विच इज वेयर आपको खुद को ही कुछ ना कुछ लेवल पे हो सकता है आपका थॉट ज्यादा चल रहे, या फिर आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे, या फिर आपका इमेजिनेशन उतना आप इमेजिन नहीं कर पा रहे। तो आपको कुछ ना कुछ सर्च करना पड़ेगा कि अपना इमेजिनेशन कैसे इम्प्रूव करूं, कैसे अपने कॉन्शियस माइंड को थोड़ी देर के लिए चुप करके जो इंस्ट्रक्शंस आ रही है वही खाली फॉलो करो, तो ही कर पाओगे। बट अगेन, ये आप अकेले नहीं हो, बट ये एक ऐसी स्किल है जो डेवलप करनी पड़ेगी आपको धीरे धीरे, तो मैक्सिमम बेनिफिट होगा। हाँ, हो सकता है आप सुन कोई लो तो आप कर लो, लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि जब आप एक्चुअली विजुअलाइज कर पाओगे ना, तो सबसे मैक्सिमम बेनिफिट होगा, क्योंकि तभी आप वो वो, स्टेट में ज्यादा रहोगे। वो करते समय बहुत सारे थॉट्स आते और मैं वही मैं बोल रहा हूँ कि इमेजिन। आपका कॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव है और इसकी वजह से नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं पे पहले तो फिर तो आप ये कर सकते हो, इवन बिफोर डूइंग समथिंग लाइक दिस, कि कुछ ऐसी एक्सरसाइज सीखो या प्रैक्टिस करो जिससे आप अपने माइंड को 5-6 मिनट के लिए शांत कर पाओ, सो दैट आपके माइंड को एक हैबिट बने कि वो थॉट्स ना लेके आए जब आपको नहीं चाहिए। वंस वो हो जाता है फिर ऐसे प्रोसेस करोगे और फिर खाली इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, ज्यादा बेहतर होगा। अगर वो कॉन्शियस माइंड चालू है कॉन्स्टेंटली, तो आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, फिर वो थॉट भी आ रहा है,
फिर मैं कर रही हूँ सही से कि नहीं, वो थॉट भी आ रहे हैं, फिर दिख रहा है कि नहीं वो भी आ रहे हैं, वहां पे वो कुछ फायदा नहीं होगा। और कॉन्शियस माइंड को हम शांत कैसे कर सकते हैं? थोड़ा थोड़ा गूगल करो, और कहीं ना कहीं पे कि थॉट सिंपल होता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पे पहला सबसे सिंपल स्टेप हो सकता है कि आप अपने ब्रेथ पे, जैसे माइंड वन जाएगा और कहीं पे, फिर से अपने आप को प्रैक्टिस करोगे, ब्रेथ के ऊपर फोकस आ रहा है, जैसे सिंपल मेडिटेशन में होता है कि आपका माइंड घूमेगा लेकिन आप कितनी जल्दी फिर से प्रेजेंट में आके ब्रेथ पे फोकस कर सकते हो, वैसे करके धीरे धीरे आपको कल्टीवेट करनी पड़ेगी हैबिट। वंस आपको थोड़ा बहुत लगे कि नहीं हाँ मैं फोकस कर पा रही हूँ एक चीज पे, कॉन्सेंट्रेट कर पा रही हूँ, और मेरा ध्यान एक कोई ब्रेथ पे या किसी की आवाज पे रख पा रहे हो, फिर आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। तो पहले ब्रीदिंग से स्टार्ट कर सकते थैंक यू सर। हो। हेलो प्रथम। Hello, हेलो। sir. Yeah, sir. Could you hear me? यस। Yeah, sir. Actually, I am 18 right now. I have felt many problems from my life. It's giving me a very hard trauma. How can I just go off with it? मतलब पास की चीजें हैं विच यू हैव फेस्ड एंड देन यू वांट टू मूव Sir. ऑन, या फिर बहुत उसको सारे. हील करना। सो जैसे Yeah. अभी मैंने हम. बात किया ना कि फर्स्ट यू कैन स्टार्ट विथ, खुद से अगर करना है तो एएफटी से बेहतर, अगेन बहुत सारे लोग जो लोग ये रेगुलर देखते हैं ना उनको लगेगा ये रिपीट क्यों करते रहता है, लेकिन सेल्फ हेल्प अगर खुद से अगर आपको करना है कुछ ट्रॉमा पे काम या मेमोरीज पे, तो उससे बेहतर टेक्निक। तो मेरी यूट्यूब पे चले जाओ, ईएफटी करके एक इमोशनल फ्रीडम टेक्निक करके एक वीडियो है, उसको समझो, उस पे मेमोरीज की भी बात की है, और उन ट्रॉमा पे वो टेक्निक करो खुद से जो कर पाओगे। सेकंड में बोलूंगा आपकी स्लीप Yes. क्वालिटी कैसी है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है आपकी स्लीप क्वालिटी कैसी है। Sleep quality नहीं है sir. सो एक है कि ट्रॉमा या जो भी रिसर्च है, पीटीएसडी जैसे पोस्ट, जो स्ट्रेस ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर होता है पीटीएसडी बुलाते हैं, जो तो काफी हाई फाई किस्म का पोस्ट है, ट्रॉमा के बाद की चीज है। उसमें भी ये देखा गया है कि अगर आप खाली आरईएम स्टेट, मतलब एक ड्रीम स्टेट, या आपकी बेसिकली आपकी स्लीप साइकिल अगर नेचुरली सही होती है ना, तो ऑटोमेटिकली पीटीएसडी में भी बहुत हेल्प करता है। और जिनको वो पीटीएसडी से बाहर नहीं आ पा रहे ना, उनका देखा गया कि वो लोग वो जो आरईएम स्टेट है स्लीप का, या स्लीप क्वालिटी उनकी सही नहीं है। तो अगर आप कोई भी बोलता है कि मुझे पास्ट के ट्रॉमा है और मैं हील नहीं कर पा रहा, निकल नहीं पा रहा, तो अगर इनडायरेक्टली मुझे ब्रेन की नेचुरल मैकेनिज्म यूज करके, क्योंकि आपका ब्रेन भी बहुत, स्पेशली यंग एज पे आप जल्दी निकल पाओगे, जैसे जैसे एज बढ़ती है ना वैसे वैसे ब्रेन की जो न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब जी. फ्लेक्सिबिलिटी है ना वो कम होती जाती है। तो आपकी एज बहुत ही ईजी है कुछ ट्रॉमा को हील करने के लिए, एज कम्पेयर टू 28 साल पे आप करोगे। विच इज वेयर आई थिंक कि अगर आप खाली अपनी नेचुरली स्लीप क्वालिटी भी Yes. सुधार पाओ, तो वो भी बहुत सारा काम कर देगा। सो ये दोनों चीजों पे ध्यान दो। थर्ड अगेन थेरेपिस्ट, एक जो मैं नॉर्मली बोला, लेकिन आपके लिए क्लासिक सर. होगा ही। सर और एक चीज है सर. मैं जब 9 साल का था तब मुझे मेनिंजोमा था. हाँ। मेनिंजोमा. ब्रेन आवाज। ट्यूमर. अच्छा, ब्रेन ट्यूमर, हाँ। ब्रेन ट्यूमर. हाँ यार, 9 साल का तब हो गया सर. वो एक ट्रॉमा है. और समथिंग में कुछ 12 साल या 13 साल के आसपास था, तब गलती से मेरे भाई ने मेरे आंख में पेंसिल मार दी थी. उसकी वजह से मेरा कॉर्निया टेयर हुआ था. वो ट्रॉमा है मुझे. ट्रॉमा एज इन मतलब कि वो आज भी उनको याद करके कुछ इमोशनली फील होता है कि क्या। हाँ सर, मतलब अंदर से खाता है मुझे. सो बेसिकली अगर ये दोनों चीज है ना, तो ईएफटी क्लासिक, क्या वो थॉट्स है, वो जो फीलिंग है ना उस पे काम करेगी, तो एक बार वो देखो। आपके केस में अगर ऐसा ऐसा फिजिकल ट्रॉमेटिक एपिसोड याद है, तो और एक टेक्निक होती है जो आप खुद नहीं कर पाओगे, जिसको ईएमडीआर बुलाते हैं। वो भी काम कर सकते हो, आई मूवमेंट बेस्ड है। तो ईएमडीआर या ईएमडीआर कोई थेरेपिस्ट हो वो भी हेल्प कर सकता है इसके अंदर, क्योंकि आपको वो एपिसोड है ना, वो पूरा एक ट्रॉमा ही है जो आपको याद है, पेन घुसा रहा है या ट्रॉमा, वो याद करते करते कुछ चीजें हाँ कराएंगे। सर. लेकिन ईएफटी हाँ. एक है, और फ्यूचर में अगर चाहिए तो ईएमडीआर के सेशंस आप किसी से ले सकते हो जिसने सही से ट्रेनिंग ली है। यस सर. ऑल गुड। और सर मेरे मतलब पेरेंट्स भी बहुत प्रेशर. आपका आवाज कट रहा है,
पेरेंट्स के बाद मैंने सुना ही नहीं। करते हैं, उसकी वजह से भी थोड़ा ट्रॉमा होता है। अगेन पेरेंट्स या वो जो वहां पे जो भी है एनवायरमेंट, आप और एक है कल नहीं, लास्ट मैंने जो लाइव किया था ना, वो मैंने अपलोड किया हुआ है, वो एक बार देखना। इसका जवाब वहां पे आपको ओके अच्छा सर, मिलेगा, यूट्यूब पे है वो। यस थैंक यू, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो एकता जी। हेलो सर। सर मुझे बेसिकली वही जानना है कि मैं काफी सालों से योगा प्रैक्टिस करती हूँ, प्राणायाम प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा मॉर्निंग 5:30 to 7 यही सब रहता है, मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा। पर फिर भी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आती है, तो मैं वो ओवर थिंकिंग या जो पीसफुल जो स्टेट ऑफ माइंड होता है वो मैं नहीं एक्सपीरियंस कर पा रही। तो आपका जो ये हिप्नोथेरापी का क्लास है, तो वो मुझे हेल्प कर सकता है कुछ? ये मेरा क्लास जो है ना, वो दूसरों को हिप्नोथेरेपिस्ट बनाने के लिए है। तो आपको सेल्फ में काम नहीं आएगा, और हिप्नोथेरेपी आप खुद पे भी कर नहीं पाओगे, आपको और कोई करे तो ज्यादा फायदा होगा। तो आपको रादर, मैंने जो ईएफटी की बात की या जो मेरे कुछ वीडियोस है ना, वो ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप ये कोर्स आपको पर्सनली खुद नहीं हेल्प करेगा, आप दूसरों को हेल्प कर पाओगे, वैसा वाला है। तो ये वाला आप मत करो। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू। ऑल गुड। सो होपफुली आप लोगों को मजा आया। मुझे किसी और भी। को पसंद है? हाँ। हेलो यस सर। सर, मुझे चाहिए आप मेरे से हिप्नोथेरेपिस्ट का सेशन ले। मतलब मुझे खुद के ऊपर हिप्नोथेरेपी करवानी है। डिफिकल्ट है मेरे साथ, क्योंकि मेरा क्या बोलते हैं, वेटिंग 6-7 हफ्ते का भी चल जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ और फिर ये सब भी चलता रहता है। तो क्योंकि मेरा एक इंडियन नंबर है, अगर आपने देखा होगा, उस पर आप मैसेज करके रखोगे, और अगर एडवांस में करते हो तो हो सकता है 6-7-8 हफ्ते बाद के स्लॉट्स मिले। चलेगा सर, आप मुझे आपका नंबर वगैरह वो मेरा जो। नंबर नहीं है, मेरा एक इंडिया का नंबर है। अपना जो ग्रुप है ना, उसमें ऊपर मेरे कोर्स अनाउंस होते हैं ना, उसमें पीडीएफ में ऑलरेडी वो नंबर है, उस पे व्हाट्सएप करो, तो वो आपको साइन अप और वो सब बोल देंगे, और वहां से आप देख लो। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, अक्टूबर वाला जो है गौरव, वो हिप्नोसिस सीखने के लिए है। और हिप्नोथेरेपी, सेल्फ हिप्नोसिस आप खुद पे कर पाओगे, जिसपे तो ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल दिया यूट्यूब पे। लेकिन ये वाला जो है वो है टू लर्न हिप्नोसिस एंड टू बिकम अ हिप्नोथेरेपिस्ट। तो वो खुद के लिए नहीं है, जो है मैं बोलता हूँ। ज्यादा दिन आप फिर आ जाओ, फिर देखोगे अरे यार ये तो सीखा कुछ और रहा है, मैं सोच कुछ और रही हूँ। ओके। कुलदीप, कुलदीप का सवाल है। अश्मिता है, मैंने कुछ लोगों ने नहीं लिए क्या सवाल, मैं ले लेता हूँ। कुलदीप हेलो। हेलो। हाय जनिश सर, कैसे हो? अरे सर मेरा क्वेश्चन गुड है गुड। कि आपके हाँ। जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है, हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं? जितने लोग, मतलब जो आपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे जो अपलोड कर रखा है, कि उस वीडियोस को या तो रिपीटेडली या फिर मतलब जैसे ट्रांस एक्सपीरियंस करके। जैसे मुझे लगता है कि ये जो ट्रांस स्टेट जो है, वो जी। रेगुलर हैबिट होनी चाहिए हर रोज जाने की। अभी खाली ओके। ये प्रॉब्लम है कि मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं, उसमें प्रोसेस हो रहा है। जैसे एक एक ओके। में कुछ क्लीनिंग ऑफ माइंड हो रहा है, एक में कुछ और कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि या तो आप वैरायटी के लिए, कभी कभी क्या होता है, आप एक ही टाइप का करते रहोगे ना, क्योंकि आपको पता है आगे क्या करना है, तो कभी कभी जी। वो मजा या फिर वो कंटिन्यूस डेप्थ नहीं रहती। तो मैं मानता हूँ कि आप हर रोज एक दो कोई वीडियो पकड़ लो, इंस्टाग्राम पे हो सकता है या यूट्यूब पे, स्पेशली जो मैं प्रोसेस ओके। करवा हूँ जिसमें, और वो ओके। एक्सपीरियंस करो। लेकिन कुछ ऐसे वीडियोस हैं जिसमें मैं बात करता हूँ कि आप ये 20 दिन कर लो, 10 दिन कर लो, क्योंकि रेपिटेशन, स्पेशली जिसमें पॉजिटिव सजेशन दी जा रही है या फिर कोई ब्राइट फ्यूचर हम देख रहे हैं, वो आप 20-25-30 दिन कंटिन्यूस करो तो ज्यादा फायदा होता है। सो मिक्स है, बट आई बिलीव के कुछ ना कुछ वे में हर रोज एक एक प्रोसेस तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो सही ओके। मायने में आप वो जगह पे जा रहे हो। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम जस्ट वो प्रोसेस, वो जो स्टेट में आप जा रहे हो ना, जैसे मैंने आज बात की कि रिलैक्सेशन है, या फिर क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ लेवल पे वो ट्रांस स्टेट है, उसका नेचुरली भी बेनिफिट है माइंड और बॉडी पे। तो प्रोसेस तो ओके। एक चलो बोनस की तरह लो, लेकिन स्पेशली आज जब भी फिजिकल प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे हैं ना, तो आप खाली उस स्टेट में भी जाते जाओगे ना रेगुलरली, तो आपको फिजिकल
चीजें ठीक होगी। सेकंड एक है कि आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों को क्या है मालूम, फोकस नहीं कर पा रहे, पेशेंस नहीं है, कंसंट्रेशन कम हो रहा है। एक रिसर्च ये कहता है कि खाली ऐसे प्रोसेस करने से आपकी नेचुरली नॉट ओनली इमोशनल बैलेंस, जैसे किसी ने पूछा कि भाई मेरे को इमोशंस में ट्रिगर हो जाती हूँ, नॉट ओनली उसमें कामनेस ज्यादा आती है, लेकिन आपका फोकस कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, जो सबसे बड़ी आज प्रॉब्लम है। लेकिन वो कब होगा, जब आप रिपीट, एक दिन में नहीं होगा, स्विच नहीं है, ओके। क्योंकि आपने इतने सालों से या इतना टाइम से माइंड कंडीशन हुआ है। आप एक 3 4 5 हफ्ते अगर रेगुलर करोगे ना अलग अलग प्रोसेस, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे बेनिफिट मिले। ओके सर, थैंक यू सर। उसको छोड़ के बहुत सारे जैसे क्वेश्चन मैंने सवाल भी नहीं देखे होंगे ऊपर, लेकिन कोई ओवर थिंकिंग पूछ रहा है, कोई ट्रॉमा पूछ रहा है, कोई ये, तो ऐसे लाइव सेशंस बहुत सारे डाले, EFT, ट्रॉमा हीलिंग, कल लास्ट टाइम जो किया था वो ऑलरेडी डाला है, जिसमें सबकॉन्शियस सिंपल टेक्निक्स होती है, तो वो देखना चालू कर दो, क्योंकि उससे वहां ओके। पे कहीं ना कहीं पे बहुत सारी आपके जवाब वहां पे मिल जाएंगे आपको। फिर इवेंचुअली कुछ चीजें अगर मैं एडवांस भी बात करूंगा स्पेशली, तभी ये सब चीजें मैं अज्यूम करूंगा कि लोगों ने देखी हुई है, तो ही आगे जा पाऊंगा, वरना तो सेम ही कंटेंट में घूमते जी। रहेंगे। सो विच इज वेयर अगर आप वो देखोगे ना, तो उससे क्या फायदा होगा फ्यूचर में, अगर ऐसा लाइव सेशन होता है या फिर कभी पेड भी होता है, तो आपको एक प्री एग्जिस्टिंग पता होगा कि हाँ ये चीज है और ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, क्योंकि एडवांस चीजें ओब्वियसली ज्यादा फास्ट और ज्यादा बेहतर होगी। थैंक यू सर। गुड। टाइम ड्यूरेशन अगर पूछ रहा है कोई, तो अक्टूबर में सुबह 10 बजे से लेके शाम को 4:30 बजे तक होता है। मतलब अभी जैसे आप 2 घंटे से बैठे हो, वैसे 6.5 घंटे होता है। सैटरडे संडे बीच में ब्रेक होती है, 10 15 मिनट की बहुत सारी। सो सैटरडे 4 दिन टोटल, मतलब बेसिकली 24 घंटे, 6 6 घंटे के 4 दिन। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी है, रिकॉर्डिंग होता है, वो मिलता है। अगर आप मिस भी कर दो, तो नेक्स्ट वाला जब भी बैच है फ्री में आप आ सकते हो, उसी दिन के लिए आओ, 1 घंटे के लिए आओ या 4 दिन आओ, चलेगा। अगर आपने आ भी चुके हो, बोलते हो नहीं यार मुझे फिर से रिपीट करना है, फ्री री एंट्री है, मतलब आपने एक बार पैसे भर दिए, मतलब लाइफ टाइम तक उस बैच में, मतलब अगर समझो लेवल 1 हिप्नोथेरेपी हो रहा है तो आप आ सकते हो कभी। और दूसरा फायदा है कि आपको मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर मिल जाता है, आप एक ग्रुप में आ जाते हो जहाँ पे ऑलरेडी 10 15 जन ही है, तो वहां से आप सीख सकते हो। मेरे को डायरेक्ट मैसेज करो, जैसे कुलदीप ने कुछ कोर्सेज लिए, उनको पूछोगे कि वो मुझे मैसेज करेगा व्हाट्सएप पे, आप इंस्टाग्राम पे करो, हो सकता है बात हो ना हो या फिर रिप्लाई दूं ना दूं, लेकिन यहाँ पे आपको हो सकता है 1 2 दिन में दूं, लेकिन रिप्लाई पर्सनली भी मिल जाता है, और हिप्नोथेरेपी का गाइडेंस भी मिलता रहता है। ओके, हेलो नितिन। हेलो सर। हेलो। सर मैंने अभी रिसेंटली एनएलपी प्रैक्टिशनर कोर्स किया है 2 महीने पहले ही, और मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आपकी वीडियोस देख के काफी मतलब अच्छा लग रहा है, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी आ रहा है। तो आई वाज थिंकिंग कि एनएलपी के साथ में हिप्नोथेरेपी को अगर साथ में जोड़ते हैं, इंटीग्रेट करते 100%। हैं, तो खुद के लिए और क्लाइंट्स को ऑफर करने के लिए इज इट गुड? खुद के लिए हिप्नोथेरेपी नहीं उतना, लेकिन क्योंकि NLP की टेक्निक्स आप खुद कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप थोड़ा टेक्निकल बोलोगे, सब मोडालिटी चेंजेस करनी है, तो आप खुद भी आंख बंद करके कर सकते हो, राइट? या फिर लेट्स से के और कोई कुछ करना है, लेकिन हिप्नोथेरेपी खुद पे करना डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, लेकिन मैं एक बात जैसे मैं NLP के कोर्स में बोलता हूँ कि NLP की कोई भी टेक्निक अगर हिप्नोटिक ट्रांस में जाके करो, तो ज्यादा बेहतर और जल्दी काम करती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बेसिक हिप्नोथेरेपी भी सीखी, जहां पे आप ट्रांस में लेके जाना सीख जाते हो, और फिर कोई भी NLP की लेट से थिएटर का टेक्निक सीखा है, फास्ट फोबिया क्योर बिल्कुल। आपके यस तो सर। वहां पे वो समझो उसको आंख बंद करके आप करवाते होंगे, लेकिन वो ही एक हिप्नोटिक ट्रांस में जाके करवाओ ना, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। ओके। तो दैट इज वेयर हंड्रेड सो परसेंट काम करे। सेकेंड इज के लेकिन हिप्नोथेरेपी एक हिप्नोटिक ट्रांस के बाहर भी कुछ और टेक्निक्स ऐड करेगा आगे जाके, उस वो भी आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। मैं उल्टा बोलता हूँ लोगों को कि NLP सीखने से पहले आपको हिप्नोसिस सीखना चाहिए, तो ज्यादा मजा आता है। आपने सीख लिया तो आपको नहीं बोल रहा, आप बताओ लेकिन दे ये तो बोथ प्रकार गो इन की हैंड है। इन हैंड। पर लेकिन सर जैसे साथ में जैसे आप कह रहे हैं हिप्नोथेरेपी से इसका रिजल्ट बेटर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा, जो अभी थोड़ा मैंने स्टडी किया, तो हिप्नोथेरेपी से कहीं ना कहीं बंदा जो डिपेंड हो जाता है, मतलब थेरेपिस्ट के ऊपर बेसिकली। मैं ये नहीं बोल रहा कि हिप्नोथेरेपी करो, मैं बोल रहा हूँ कि वही टेक्निक हिप्नोटिक ट्रांस में जाके करो। ओके। रिजल्ट मतलब बेटर हो जाएंगे उसके। कोई भी NLP प्रैक्टिशनर जो इसने हिप्नोसिस सीखी है, या क्योंकि हिप्नोसिस अगर आपने जब भी सीखा हो, रिचर्ड बैंडलर, जॉन ग्रिंडर, उन लोग ने मिल्टन एरिक्सन से ही बहुत सारा सीखा है, जो एक हिप्नोथेरेपिस्ट है।
तो जी ये सर। पूरा एक, ये जो एनएलपी और हिप्नोसिस की जो पूरी कम्युनिटी है उसमें स्टैंडर्ड हर एक इंसान ये मानता है कि एनीथिंग दैट इज डन अंडर अ हिप्नोटिक ट्रांस, वो उस टेक्निक की इफेक्टिवनेस 10 गुना ज्यादा बढ़ा देती है। मतलब एनएलपी ही टेक्निक कर रहे हो आप, लेकिन उसको ट्रांस में जाके कर रहे हो। और ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता हिप्नोसिस से कोई ऐसा कोई यूज टू हो जाता, उल्टा जितना डीपर ट्रांस होता है उतना फास्ट रिजल्ट आता हम्म, बिल्कुल सर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गाइडेंस। है। आई अगर विल ज्वाइन सर। किसी और का कोई सवाल है बिफोर आई गो? कुलदीप कुछ बोलना है? हाथ ऊपर है तो। और कौन है? हो गया। ओके, होपफुली यू ऑल हैड फन। नॉन स्लीप डीप रिलैक्सेशन कभी भी कर सकते हो दिन में, स्लीप के बाहर करो, मतलब बेसिकली यानी ऐसा कुछ टाइम नहीं होता, आपके शेड्यूल के ऊपर होता है। और आप कब सबसे ज्यादा अच्छे से क्लियर रख के माइंड को जा सकते हो सकता है वो दोपहर में करो, हो सकता है शाम में करो, कभी भी आपके स्लीप के बाहर करो। लेकिन आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, आपका माइंड क्लियर होना चाहिए और आपके शेड्यूल में वो आ जाना चाहिए। सो इट डजेंट मैटर कब करो। हिप्नोथेरेपी कोर्स में एनरोल करना है तो आप जो ग्रुप से आए हो अपना अनाउंसमेंट से, उसमें ऊपर ऊपर जाओगे ना तो उसमें ड्राइव की लिंक है, उसमें कांटेक्ट नंबर है इंडिया का, उस पर कांटेक्ट करो। यार लिख ही देता हूँ, अगर किसी को कोर्स करना है यहाँ पे लिख देता, रुक जाओ। ये इंडिया का नंबर है, उस पर मैसेज करो, कोई ना कोई रिप्लाई करेगा। वो सोच रहा होगा कि आज कैसे इंक्वायरी आ गई इतनी सारी, लेकिन सोचने दो उसको। इस पे आप मैसेज करोगे कि कोर्स में एनरोल करना है तो वो इस पे ही बेसिकली, गूगल पे पहले से मत करना, पहले कांटेक्ट कर लो और वो बोलेगा वहां से कर लो। ओके, मैं न्यूजीलैंड में हूँ, ठीक है, ये इंडिया का नंबर है। तो क्योंकि कुछ लोग मैसेज करने का बोलते सर ये हो रहा है, वो मेरे को स्क्रीनशॉट भेजता है कि ऐसा मैसेज आ रहा है। वहां पे अपने सवाल ववाल मत पूछना, यहाँ पे सबसे बेस्ट टाइम मेरे को अगर मिलना है वैसे लाइव है, जो धीरे धीरे मेंबर्स ओनली ज्यादा करूंगा मैं, मुझे लगता है। तो वहां पे क्या होगा, और लोग कम होंगे और मजा आएगा, और मुझे लगता है वहां पे एटलीस्ट कुछ हो तो इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब, दो में से एक पे आप एक कुछ दिनों में सब्सक्रिप्शन देखने वाले हो। और दूसरा एक सवाल था, अभी ये आप जा सकते हो, ये खत्म हो चुका है, लेकिन मेरे को एक गेज करना है। जैसे अगर आपने मेरे को, आप मेरे को जानते हो ना कि मैं माइंड के बारे में जानता हूँ, लेकिन खुद पे उतनी टेक्निक्स या मेडिटेशन है वो सब उतना किया नहीं है। एक रीजन ये था कि मेरे को उतने लफड़े थे नहीं। लेकिन एक ऑब्वियसली क्योंकि ये फील्ड में हूँ या फिर ये सब कर रहा हूँ, तो एक थॉट था कि खुद पे खुद को भी एक्सप्लोर करना है माइंड में, मेडिटेशन, हिप्नोसिस की टेक्निक्स अलग अलग, और बेसिकली एक्सपीरियंस करनी है चीजें और क्या चेंज आता है। क्योंकि बेस्ट क्या होगा कि मैं खुद के अंदर भी कुछ देखूं क्या होता है, कैसे काम करता है। ये तो चलो क्लाइंट को कुछ किया और मेरे को पता चला। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक सुबह रेगुलर, एक तो उठना भी है मुझे, मैं जैसे बोलता हूँ मेरी स्लीप ऊपर नीचे रहती है, तो मेरी हैबिट से लेके पूरा दिन में मेडिटेशन, माइंड बेस्ड टेक्निक्स मुझे करनी, विजुअलाइजेशन, वो सब। अगर मैं उसको वीलॉग स्टाइल, 1 मिनट की रील जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्या फायदे हो रहे हैं, क्या सीख रहा हूँ, वैसा कुछ रील्स डालूं, तो आप लोगों को इंटरेस्ट होगा या इंटरैक्टिव होगा? क्योंकि एक चीज ये भी है कि कहीं ना कहीं पे मुझे चेंज लाना है इंस्टाग्राम पे, उतना मुझे लग रहा है कि अभी फ्लेक्सिबल नहीं है ना, तो वो रीच वैसे भी कम हो रही है। तो क्या वो मजा आएगा? और आप लोग ऐसा कुछ चाहोगे कि वैसी वीडियोज आए, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं अभी, राइट? जैसे अलग अलग चैलेंज करते हैं, तो वैसे कुछ करना है तो ओके। तो एक है कि आप नॉट ओनली मेरी जर्नी देखोगे उसमें और मेरे को क्या फायदा हो रहा है उसमें, कहीं ना कहीं पे बात भी कर रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे को क्या फायदा हो रहा है। और उसमें भी मैंने लेयर्स पकड़े हैं, मुझे पता है कि क्या क्या टेक्निक्स कॉन्शियसली की जा सकती है, कुछ लूसिड ड्रीमिंग जैसी है, वो सब मैं खुद अनुभव करूंगा। जैसे मैं ऑलरेडी वोकेबुलरी भी ला रहा हूँ वो बोलने के लिए, एक अनुभव ये सब तो मैं करने वाला हूँ। तो प्लीज अगर आप वीडियोस देखते हो तो प्लीज जरूर उनको देखना, फीडबैक कमेंट्स में देना, अच्छा लगता है तो शेयर करना, लाइक करना, सो दैट मुझे थोड़ा बहुत वो लॉन्ग जर्नी पकड़नी है उसके साथ। क्योंकि मुझे लगता है अभी स्टोरी टेलिंग ऐसी ज्यादा चलेगी चीजें, तो वो मेरे को फीडबैक लेना था। ओके, किसी का कोई सवाल था? हेलो सर। हाँ। हेलो सर। हाँ। हेलो
सर अंकित बोल रहा हूँ सर, आपको याद रहेगा। हाँ याद है, आपका मैसेज भी है मेरे पे। हाँ सर, वही सर, आपने बोला था कि मैं जैसे बोला, फर्दर आप अगर स्लॉट वॉट होंगे बोल। या जब भी टाइम होगा ना, मैं सामने से कर दूंगा। मैंने प्राइमरी में ले लिया मैसेज, क्योंकि मैंने लाइक भी किया था फिर में ठीक वो है सर, तुमने ठीक। मैसेज किया, तो मेरे पास है। तो हाँ मैं चेस्ट में टाइटनेस रहती है, और वो बंद हो गई थी हाँ लेकिन फिर से चालू हो गई, और अभी वो रह रही है। राइट, मेरे को सब याद है। हाँ सर, डोंट कंटिन्यूसली। हाँ सर, यस सर, वो ओके। आप लाइक आप वन ऑन वन करोगे सर आज और एक ट्रीटमेंट चीज ऐसा कुछ? देखोगे ना, आज जो था ना वो तुम्हारे रिलेटेड बहुत चीज थी इसमें। अगर वही सर, देखोगे तो कॉलेज गया रहता हूँ साइकोसोमेटिक सर था। मैं। अरे चलो, तुम्हें मैं भेज दूंगा लिंक, लेकिन देखना। लेकिन हाँ, मैं सामने से मैसेज कर दूंगा। तो आप लोग मिल लेंगे एक सेशन में, देख लेंगे पहले कि क्या हो सकता है। अगर मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो कुछ कर लेंगे। ठीक है सर। ओके। ओके देन, होपफुली यू ऑल हैव फन। आप लोग फिर मिलेंगे। यहाँ पे नहीं मिलेंगे तो कहीं और मिलेंगे, लेकिन जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। हेलो। कोई पूछ रहा है? हेलो। हेलो। हाँ हाँ सर, पूछ रही हूँ। हाँ हाँ। एक्चुअली सर मैंने मैसेज किया बट कोई वो आया नहीं ना, तो मैंने एक बार फिर अनम्यूट कर दिया। कहाँ मैं पे ये मैसेज पूछ किया? रही थी कि मुझे ना ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है, उसके बाद बहुत एंजाइटी फील होती है, और अगर मैं अभी नहीं बोलती तो मैं परेशान होती रहती। इसीलिए मैंने अनम्यूट करके तो बात सही कर ही है, ली। अनम्यूट ही करो, क्या क्योंकि करूँ? चैट तो मैं वैसे ही पढ़ता कम हूँ, तो आप पूछ ही लिया करो। हाँ अगेन, एनजाइटी के सबके कारण अलग अलग हो सकते हैं, विच इज वेयर आई थिंक कि आप दो जगह से एंटर कर सकते हो। एक है कि इमोशंस में, कि ये इसका रीजन हाँ क्या है, कहाँ से चालू हो रही है। और दूसरा है कि बॉडी को कहीं ना कहीं पे एक बैलेंस लेके आ सकते हो। तो मुझे लगता है जिनको एनजाइटी है या ये प्रॉब्लम है, हमिंग करके एक टेक्निक होती है, हाँ जो हाँ बेसिकली ये बॉडी से एंटर हाँ कर रहा है। हो सकता है उतना जल्दी आपको माइंड पे असर ना दिखे, आपको ऐसा नहीं लगेगा करने के बाद कि अरे यार शांत हो गई मन से, लेकिन आप बॉडी जो मैं वो रिलैक्सेशन या वो बैलेंस लाने की बात कर रहा हूँ वो लाओगे। तो अगर आप रेगुलरली हमिंग कर सकते हो, एक 2 3 5 हफ्ते, 15 20 मिनट हर रोज, तो उससे ऑटोमेटिकली बॉडी एक रिलैक्स बैलेंस स्टेट में आएगा। वो एक कर सकते हो। दूसरा जैसे जब बोला, ये ऐसा इमोशंस। एंजाइटी जैसा फील होता है अभी ना, नहीं, उसके बाद तो ना ना मैं मेरे समझ को रहा हूँ, वो मैं समझ रहा हूँ। कुछ भी अच्छा नहीं आता। लेकिन हाँ। ये एनजाइटी हो रहा है तभी नहीं, ये एक दिन में कभी भी जब भी ओके। कुछ नहीं हो रहा तभी करना है। तो वो एक ओके। एक्सरसाइज, जब भी एनजाइटी हाँ जैसा हो रहा है तो चाहिए हाँ तो ईएफटी वाला मेरा एक वीडियो है, तो उसमें आपको थॉट्स आते होंगे, ओवर थिंकिंग होती होगी, बॉडी में रिएक्शन हाँ आता होगा, पसीना आया, हार्ट रेट। तो जब भी हाँ एनजाइटी हो रही है तभी ईएफटी कर हाँ सकते हो। वो मुझे लगता है नॉट ओनली आपको रिलैक्स कर सकता है, अगर आप सही से करो उस टाइम के लिए, मतलब वो जो थॉट्स आ रहे हैं वो कम करने में हेल्प करेगा, लेकिन लॉन्ग रन में उसको जड़ से ठीक भी कर सकता है। सो सेकेंड हम्म। ऑप्शन है। थर्ड आपके लिए भी एक ही सवाल है, आपकी स्लीप कैसी है? आप सोते हो बराबर? नहीं, मुझे देर से सोती हूँ, लेकिन जब फिर सोती हूँ वो बराबर सोती हूँ, लेकिन देर से नींद आती है, और कभी जब और बीच में नींद खुल जाती है तो एकदम रेस्टलेस मतलब हो आपकी जाता है। मतलब आपकी स्लीप क्वालिटी वैसे अच्छी नहीं है कि बीच में खुल गई, और खुले तभी भी हाँ रेस्टलेस, तो मतलब हो सकता है आप डीप नहीं सोए। तो तीसरा हाँ सजेशन होगा कि आप चाहिए तो गूगल करो या किसी और के वीडियो देखो, और नेचुरली अपनी स्लीप एंजाइटी को छोड़ दो। मतलब और हाँ सब चीजें करो, लेकिन जब इस स्लीप की बात करो ना, कि नेचुरली आप डीप स्लीप और अपनी स्लीप साइकिल कैसे सुधार सकते हो। अगर खाली लॉन्ग रन में आप सोना भी स्टार्ट कर दो ना रेगुलर अच्छे टाइम पे, और डीप सोते हो, बीच में उठते नहीं हो, सुबह उठ के अच्छा रिलैक्स फील हो रहा है, तो भी ऑटोमेटिकली आपके एंजाइटी सिम्टम्स में कमी आएगी। तो थर्ड आपके लिए वो हाँ सजेशन हाँ। होगी। तो एक एक है बॉडी, एक है इमोशन, और तीसरी है स्लीप। ये सबके लिए भी सबको ओके। सबको सही है, मतलब ये कर सकते हो। ठीक है, देखो क्या होता हाँ, है, हेल्प होगा। ओके। ओके। और अब थैंक दूसरे यू। लोगों ने अगर देखा, जिन लोगों ने ट्रॉमा की बात की, स्लीप की सबकी देखोगे स्लीप साइकिल ऊपर नीचे रहती है, कि ये वो। हाँ हाँ और ये तो अभी सब दुनिया में सबकी है सोशल मीडिया के बाद, लेकिन वो एक कारण भी है। तो मैं मानता हूँ स्लीप स्लीप क्वालिटी सुधारो तो बेस्ट होगा। स्लीप हाँ। हिप्नोसिस कैसा रहेगा? अगर मैं मेरे पेज पे स्लीप सोते वक्त, सोते सोते सुनते सुनते सो जाओ, वैसा डालो तो लोग देखेंगे। चाहिए लोगों को स्लीप के लिए, बिल्कुल स्पेशली बिल्कुल, ये जिनको तो बहुत मजा आता अच्छा। है वो हिप्नोसिस मेरा सुन के, अगर कोई रिलैक्स हो पा रहा है ना, उनको तो जरूर काम आएगा। तो डेफिनेटली काम ठीक है, आता है, और तो जो मैं आपकी लिखता वीडियोस हूँ। होती है वो रिलैक्स भी करती है। यस, तो अगर वो रिलैक्स आपको करती है ना, तो मैं मानता हूँ कि एक स्लीप वाला डालूंगा, वो सुनते सुनते आप सोने की कोशिश करो। उसमें सजेशन रिलैक्सेशन के रहेंगे, गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप के रहेंगे।
तो वो ऑडियो नॉट ओनली आपको सोने में हेल्प करेगा, लेकिन उसमें सजेशंस, क्योंकि आप एक सेमी कॉन्शियस स्टेट में हो और सोने जा रहे हो तभी मैं दे रहा हूँ ना, तो वो नेचुरली आपकी स्लीप क्वालिटी भी सुधारेगा। तो मैं लिख लेता हूँ कहीं पे हम्म। कि स्लीप पे एक हिप्नोसिस डालना चाहिए, और मैं करूंगा काम उस मैं पर। ओके। मेरी डॉटर है, मेरी डॉटर एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट है, रिसेंट उसका मास्टर्स ही कंप्लीट हुआ है। उससे भी मैं काफी हेल्प लेने की कोशिश करती हूँ, मैं कहाँ बोलूँ कहाँ एक बात मेरी बोलूँ, मिस्टेक्स हैं, कहाँ हाँ जी 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 होता जी। है मालूम कि डॉटर या घर घर में क्या होता है कि वो उतना सही से काम नहीं हो पाता फैमिली में। अगर वो समझो मेरी मम्मी को कुछ हो यही रहा है ना, बोलती है वो। हाँ। तो मैं नहीं कर पाऊंगा उतना ज्यादा, क्योंकि वो परसेप्शन अलग होता है। तो अगर एक्चुअली जैसे अपनी बात हो गई, आप कुछ सजेशन ले रहे हो सकता है कोई और, हाँ डॉटर की सीखी है उसकी एक्सपर्टीज लो, वो भी सीखे, लेकिन मुझे नहीं लगता उतने लेवल पे उतना हेल्प होगा उससे। हाँ, वो मुझे कल ही वो पूछ रही थी कि आपको कैसे ट्रिगर होता है, क्या होता है, मैं समझा ही नहीं पाई। वो बच्चों के साथ और वो अलग ही पूरा होगा, तो चल जाएगा। लेकिन ये तो हम्म, आप बात निकली तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप लेकिन ये कर ठीक। सकते हो, हमिंग कर सकते हो, हिप्नोसिस कर सकते हो, स्लीप सुधारो, ईएफटी का वीडियो को ट्राई करो, हो जाएगा। ओके ओके। ओके। थैंक यू। ओके। थैंक यू सर। अंकित कोई सवाल है, हाथ ऊपर किया या पहले का था? सर इसका लिंक भेज दोगे सर, ये सेशन का? ये मैं सोच रहा था मेंबर्स के लिए डाल दूं। कर लेना, कुछ कर हम्म। देंगे। ओके। ओके। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट। कब करेंगे ऐसा रैंडम ही होगा, आपको पता है। मैं आज निकला, मेरे दिमाग में आया, मैंने कर दिया। अगर एक दो दिन पहले अनाउंस करो ना, वैसे भी तो 100 जन बैठ जाए तो अच्छा है, कम ही लोग आते हैं, ये होता है तो एंड टाइम पे। ओके चलो बाय।